बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अब्दुल अहमद है। आज हम हमारी वन शॉट सीरीज में चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली पढ़ होंगे। इसके ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करेंगे और साथ ही साथ ये इंटर एग्जाम है ना, यहाँ पर हर टॉपिक को टू दी पॉइंट पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आते किस तरह के वो सॉल्व कर रहे होंगे और अबाउट 25 प्लस लेटेस्ट पास्ट क्वेश्चन टॉपिक वाइज वो सॉल्व कर रहे होंगे। और आपको ये नोट ना नीचे पिंड कमेंट मिल जाएंगे, लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का, उसे फॉलो कर लेना क्योंकि आपके पूरे MD-CAT का मटेरियल वहीं आ रहा होगा। और साथ ही साथ ना आपने इस लेक्चर को एंड तक कंप्लीट देखना है क्योंकि एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। तो फिर इसी यकीन और कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। फर्स्ट हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नंबर वन पे क्या आता है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी दो टाइप आती हैं। नंबर वन पे आता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, नंबर टू पर कन्वेंशनल करंट। जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके नाम से वाज़ेह है, इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के वजह से होगा, और कन्वेंशनल करंट होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। और अगर हम बात करें सर्किट में इनकी फ्लो क्या होती है वो देखते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक करंट की, ये काम करेगा, जे का मूव करेगा हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि क्या है चार्जेस नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन है ना नेगेटिव होंगे, ये करेंगे बैटरी के टर्मिनल नेगेटिव से जाएंगे टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। और बात करें हम कन्वेंशनल करंट की, ये क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं ना चार्जेस, तो ये करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से मूव करेंगे टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये इनकी होगी डायरेक्शन, और ये होते हैं ड्यू टू पॉजिटिव होते हैं, ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ मीडियम पढ़ेंगे, मटेरियल पढ़ेंगे, उनमें अगर हम करंट फ्लो करें तो करता किस मूव है हम वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात कर लें मेटल की, यहाँ जो करंट फ्लो करता है ना ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। और बात करें सेमीकंडक्टर की, यहाँ फ्लो करता है ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन और होल से मूव करते हैं किसमें सेमीकंडक्टर में। और बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, जो हम बनाते होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl का बनाया होता है, वहाँ क्या होता है अगर हम करंट पास करेंगे वो मूव करेगा ड्यू टू दी पॉजिटिव नेगेटिव आयन, क्लियर है ना, किसमें इलेक्ट्रोलाइट में। और बात करें हम गैसेस की, यह मूव ड्यू टू दी पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चार मीडियम बुक में लिखे हुए हैं, है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा होता है अगर हम इस मीडियम में इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन पास जो करंट पास करेंगे तो फ्लो किससे करेगा, आप कहेंगे इनसे करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो होते हैं जो करंट फ्लो के पास बनते हैं, ठीक है। और करंट की बात करें, ये क्या है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और जो करंट है इससे क्या बनता है फार्मूला, I = Q/T, यानी करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। और क्या बनेगा स्टूडेंट, कॉलम चार्ज से आ गया, टाइम का सेकंड बनेगा पर सेकंड बन गया, क्या बना कॉलम पर सेकंड बन गया, जो बनता है हमारे पास एम्पेयर, यानी दो यूनिट आगे करंट के, एक कॉलम पर सेकंड, दूसरा क्या एम्पेयर आ गया, ठीक है। ये स्क्रीन करते हैं। करंट एक और फार्मूला है, वो क्या I = NE/T। NE चार्ज होता है ना, हमारे पास चार्ज क्या होता है तो NE होता है, हमने पुट करते चार्ज NE। ये हम यूज़ करेंगे जब हमें गिवन होगी बात क्वेश्चन पूछा करंट के बारे में, और हमें गिवन होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही होगी, ठीक है, वहाँ पर होंगे। पहले फार्मूलास आपको सॉल्व करते हैं इनके, आओ देखो। इफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज 4.8 माइक्रोएम्पेयर इज फ्लो थ्रू अ पॉइंट इन 2 मिनट, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बात आ गई इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ऑन एट पॉइंट विल बी, कहता क्या है एक पॉइंट है वहाँ से 4.8 माइक्रोएम्पेयर को जो करंट पास कर रहा है, 2 मिनट लगे इसको पास करने में। आप मुझे बताएं इस पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन पास किए, और फाइंड करते हैं। फार्मूला के बाद हमने I = NE/T, हमने क्या फाइंड करना है n करना है, क्या कर देंगे t डिवाइड ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा n = IT/E। I क्या 4.8 10⁻⁶ होगा, माइक्रो है ना, और टाइम कितने हैं 2 मिनट, यानी 120 सेकेंड हो गए, क्लियर है। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन करते हैं 1.6 10⁻⁻19 होगा, ठीक है। ये आ जाएगा 1.6 4.8 को 3 पर डिवाइड कर देगा, ये बन जाएगा 3 × 120 = 360 बन जाएगा, ठीक है। और इंटू 10⁻⁻, नेगेटिव ऊपर वाले और जो 90 नेगेटिव की वह प्लस हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 360 = 10⁻⁹ में हम ऐड कर देंगे +19, माइनस के 6 है, प्लस कंटिन्यू क्या बन जाएंगे प्लस के 30 बन जाएंगे, ठीक है। और अगर इसको लिखें साइंटिफिक नोटेशन में क्या बन जाएगा 3/60 = 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उस पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे 3.6
10 टू रेस 50 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उस पॉइंट से। जैसे करंट क्या था 4.8 माइक्रोएम्पेयर था और दूसरे देर के लिए हमारे पास 2 मिनट के लिए। क्लियर है? यहाँ पे देखा था मेन काम क्या था, आपने फाइंड करने हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वो आपसे पूछता है इफ 200 इलेक्ट्रॉन आर पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 नैनोसेकंड देन यहाँ से करंट कितना पास किया। हाँ पूछा उसने, आपने करंट पूछा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू NE/T। हम इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, करंट करना है। ठीक है, N कितने हैं 20,000 है, इनटू E क्या होता है 1.6 10 टू रेस नेगेटिव होता है। टाइम कितना हमारे पास 1 नैनो सेकेंड है, ये 10 टू रेस -9 होगा। ठीक है, पुट कर दिया हमने। और क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो 40 है ना, ये कर देंगे 10 टू 4 बन जाएगा। 10,000 है ना, ये बनते हैं 10 टू 4 बनते हैं, उसे अलग कर देंगे अब। और 1.6 को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 3/2 बन जाएगा। 10 टू 4 अलग हो गया इससे, जो 40 थे, इनटू 10 टू रेस -19 यह जाएगा, इनटू जो 19 जो 9 है नीचे माइनस के प्लस हो जाएंगे, उससे हम लिख देंगे क्या बनते हैं प्लस के 9 प्लस के 4 इज इक्वल टू 13 प्लस के, उसमें हम निकालेंगे -19 के क्या बन जाएंगे -6 बन जाएगा। क्या फिर बन गया ये 3.2 10 टू रेस -6 एम्पेयर। ये क्या है, करंट उस पॉइंट से पास किया। ठीक है, कैसे फाइंड किया, उसी फॉर्मूले से। हमें एक बात गिवन थी कि टर्म में इलेक्ट्रॉन के नंबर के लिहाज से थी, हमने अप्लाई के फार्मूला निकाल लिया क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट इस चैप्टर का, बल्कि आपकी पूरी इंटायर अगर आप बात करें ना MTCAT फिजिक्स में, तो ये टॉपिक है ना इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन हर साल याद होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका, ओहम्स लॉ। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे, इसके सारे क्वेश्चन बनते कौन कौन से हैं, आते किस किस टाइप के, हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जो करने वाले हैं एक्स्ट्रा फजूल नहीं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, टू दी पॉइंट वो चीज़ जो काम की है। मेन बात पता क्या है, ये आप MTCAT स्टूडेंट है, आपके लेक्चर कभी भी 12-15 घंटे के नहीं हो सकते, ये ऑनलाइन लेक्चर होते हैं। यहाँ पर हर बार टू दी पॉइंट जो काम किया वो करनी होती है, क्योंकि आप तो MTCAT के नम्स के बच्चे हैं, आपने करना है इंजीनियरिंग के लेवल काम करके। ठीक है ना, टाइम इतना नहीं होता कि एक चैप्टर के लिए 12-12 घंटे काम करें, सिर्फ हम करेंगे वो चीज़ जो पूछी जाती है वो करेंगे ना। ठीक है, कहता है क्या हमला, वो कहता है दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग। कब तक, जब तक उसकी फिजिक्स स्टेट होगी, जैसे रेजिस्टेंस होगी, टेम्परेचर हो गया, वो रिमेन कांस्टेंट हो। ठीक है, जो डिफाइन करता है ओहम लॉ करता है। अगर हम यहाँ से खत्म कर दें, जो साइन है बस किसका है, डायरेक्ट रिलेशन का, क्या बन जाएगा हमारे पास, जो कांस्टेंट रहेगा आर आएगा, आर के यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फॉर्मूला क्या बनेगा V इज इक्वल टू आर है, किससे, ओहम लॉ से है। और ओहम लॉ ब्रेक कब होगा, तब होगा जब हमारे पास जो फिजिक्स स्टेट होंगे, जैसे टेम्परेचर हो, रेजिस्टेंस हो, वो रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है। ग्राफ बनते हैं यहाँ पर, इसके दो टाइप के ग्राफ आ रहे होते हैं, एक होता है वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ होता है, एक होता है करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ होता है। ठीक है, तो क्या बनते हैं ग्राफ, पहले हम पढ़ेंगे ग्राफ डिवाइसेस ओहमिक के, फिर पढ़ेंगे नॉन-ओहमिक के, यानी वो ग्राफ जो डिवाइस उनके होंगे ओबे करेंगे ओहम लॉ को। आप ग्राफ को देख देंगे ये किसके, ये डिवाइस ओबे करे ओहम लॉ को, और बाकी दो पढ़ेंगे हम किनके, जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, वो पढ़ होंगे। ठीक है, अब फर्स्ट जब हमारे पास ग्राफ ओबे करते हैं ओहम लॉ को, उसके इसमें क्या होता है, हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो होता है करंट के डायरेक्ट ऑसिलेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या बनेगा, यहाँ पर वोल्टेज जो करंट के डायरेक्ट है, तो जब भी ग्राफ जो क्वांटिटी होती हैं आप डायरेक्ट होती हैं, इस केस में ग्राफ की स्लोप बनती है स्ट्रेट लाइन बनती है, यहाँ क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ग्राफ नंबर 2 को देख लें, ये क्या, ये करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ भी क्या रिलेशन है, यहाँ पर भी हमारे पास करंट वोल्टेज के डायरेक्ट ही है डायरेक्ट ही है ना। अब भी क्या बनेगा, स्लोप एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पर भी। ठीक है, इन दोनों ग्राफ में, ये ग्राफ है किस चीज़ के, ये शो कर रहे हैं जब हमारे पास ओहम लॉ बे होगा, इस केस में वोल्टेज करंट क्या होगा, डायरेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट है तो स्लोप क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, और ये ग्राफ हमारे पास है ओहमिक डिवाइसेस की हैं, जहाँ स्ट्रेट लाइन आ रही होगी हमारे पास। ठीक है, और अब नेक्स्ट हमारे पास वो ग्राफ है जो वोल्टेज वर्सेस करंट होंगे और करंट वर्सेस वोल्टेज होंगे, लेकिन यहाँ पर ओहम लॉ बे नहीं होगा। यहाँ पर उसकी एग्जांपल क्या है, जैसे स्लोप देख लें, स्लोप क्या, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व लाइन है। मतलब क्या, ओहम लॉ बे नहीं कर रहे डिवाइसेस, ये कौन से होंगे, नॉन ओहमिक डिवाइसेस होंगे। ये स्लोप क्या, कर्व लाइन है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लें, ये स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्यों, टुवर्ड क्या जा रही है, एक्स जा रही है, तो डिक्रीज करेगी। इस स्लोप क्या करें, इंक्रीज कर रही है, टुवर्ड वाई जा रही है। हमें पता है ना ग्राफ में, जब ग्राफ का स्लोप टुवर्ड जाएगी एक्स,
हम कहेंगे डिक्रीज कर रही है। जब स्लोप जाएगी टुवर्ड वाई एक्सिस हमें इंक्रीज कर रही है। ये इंक्रीजिंग स्लोप है, ये डिक्रीजिंग है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है। तो क्या है, ओम लॉ को obey नहीं कर रहे, क्या होंगे हमारे पास ये डायनामिक राइट्स होंगे। ठीक है, इन एग्जाम्पल ये है। और इस केस में अब हम देखते हैं क्या बनता है, क्या है किसको डिस्टेंस के फार्मूला क्या हमारे पास ओम लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर है और R इज इक्वल टू ए बन जाएगा। तो V का वोल्टेज आ जाएगा, करंट कंपेयर आ जाएगा, क्या बनेंगे यूनिट किसके रेजिस्टेंस के, वो बनेंगे वोल्ट पर एम्पेयर बन जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ओहम। इसको शो करते हैं, हम ये कैप शो करते हैं। ठीक है, हमें दो यूनिट पड़े किसके रेजिस्टेंस के, एक तो उसका वोल्ट पर एम्पेयर है, एक तो यूनिट क्या है ओहम है। ठीक है, इसको शो कैसे करते हैं, इस साइन से करते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट कंडक्टेंस, किससे कहते हैं कंडक्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होती है, सिंपली इन्वर्स होगा रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस अगर ऑपोजिट है ना तो कंडक्टेंस सपोर्ट होगी, ईज होगी इलेक्ट्रॉन फ्लो को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेगा, चूंकि क्या होता है इन्वर्स होता है रेजिस्टेंस के, C इज इक्वल टू 1 हो रहा है यानी उसके इन्वर्स होगा। ठीक है, और 1 ओवर क्या होगा, R क्या होता है V होता है, उसको कर देंगे ऑपोजिट, उसको कर देंगे इन्वर्स, क्या बन जाएगा C इज इक्वल टू I और V। मैं यहाँ पर कंडक्टेंस को सीधे शो कर रहा हूँ। क्लियर है। अब क्या बनेगा स्टूडेंट, बनेंगे I से एम्पेयर वोल्टेज का ऊपर इन्वर्स आ जाएगा, क्या बन जाएगा एम्पेयर पर वोल्ट, और जो क्या बनेगा हमारे पास ओहम का इन्वर्स बन जाएगा। सब कुछ इन्वर्स कर देना कंडक्टेंस में। ठीक है, ओहम का इन्वर्स बन जाएगा, इसमें कहेंगे मोहक कहेंगे। और इस केस में जो साइन होता है वो कैप हमारे पास इन्वर्स से रहती है, कैप भी। और इसके कौन नाम है, वो क्या सीमेंस, इसको हम शो करते हैं कैपिटल S से। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये साइन यूनिट है, किससे कंडक्टेंस है, कितने यूनिट है एम्पेयर पर वोल्ट पर ओहम, या कह लें मोह कह लें, इसको हम शो करते हैं साइन से कह लें। तो एक और नाम के सीमेंस, तो शो करते हैं कैपिटल S से। ठीक है, ये साइन किसके हमारे पास है, कंडक्टेंस के। सीमन कहाँ से है, नाम उसका क्या है, जॉर्ज सीमन ओहम उसका नाम है, उसी के नाम से सीमन है। ठीक है, S उसी के नाम से है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये थे कंडक्टेंस यूनिट थे। सिंपल मेन काम अपने कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट के कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के इन्वर्स है, जो फॉर्मूला बनते हैं रेजिस्टेंस के उसके इन्वर्स हो जाएंगे। सारा काम इतना होगा। क्लियर है। अब बात करें ग्राफ के जो बनते हैं इस केस में, वो क्या बनते हैं, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ है और करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है। ठीक है, और अगर हम देखें इस ग्राफ स्लोप क्या बनेगी, ये स्लोप बन रही होगी। फॉर एग्जांपल क्या बनेगी स्लोप, कैसे निकालते हैं स्लोप, हम करेंगे वाई एक्सिस को x पे डिवाइड करेंगे, y पे कौन है वोल्टेज, x पे कौन है करंट, क्या बनेगा V इज इक्वल टू R होता है। इस ग्राफ के स्लोप क्या बनेगी, हमारे पास रेजिस्टेंस R बनेगी। लेकिन अगर हम देखें, हम ग्राफ लें करंट वर्सेस वोल्टेज का, यह स्लोप क्या बनेगी, जिस स्लोप बन रही होगी। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली y को x पे डिवाइड कर देंगे। y क्या है करंट है, x क्या है वोल्टेज है, क्या बनेगा I ओवर V है। ये क्या होता है, हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू 1 ओवर R होता है, क्या बनेगा 1 ओवर इज इक्वल टू कंडक्टेंस बनेगा। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, वो कंडक्टेंस है, किसकी, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ की। देखा ना, जो हमने इन्वर्स कर दिया ग्राफ को भी, इस केस में क्या हो गया, हमें क्या गिवन होगी, कंडक्टेंस होगी। ठीक है, ये फर्क दोनों में है। जो होगी हमारे पास वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ होंगे, उसे क्या होगी रेजिस्टेंस, जो स्लोप होगी वो क्या होगी रेजिस्टेंस R होगी। अगर बात करें हम करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ की, ये स्लोप क्या होगी, ये होगी करंट का R का इन्वर्स यानी कंडक्टेंस। क्लियर है। अब बात करें एरिया क्या होगा इस ग्राफ का, कैसे फाइंड करते हैं एरिया, y को x से मल्टीप्लाई करके, y क्या है v, x क्या है I, क्या बन जाएगा vi। ये क्या होता है, पावर इज इक्वल टू vi होता है। ठीक है, ये बनेगा इसके इसमें एरिया, पावर बनेगा। और अगर बात करें हम करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ की, यहाँ क्या बनेगा एरिया, ये बनता है, यहाँ पे करेंगे हम करंट को वोल्टेज से कर देंगे मल्टीप्लाई, हो तब भी मल्टीप्लाई रहे हैं, अब भी क्या बनेगा पावर ही बनेगा। तो एरिया सेम है, बस स्लोप है, जो वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफिक क्या है रेजिस्टेंस है, जबकि करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफिक क्या है कंडक्टेंस है। क्लियर है। ठीक है, यहाँ ग्राफ थे, पढ़ लिए ग्राफ। अब हम करते हैं कुछ इनके एमसी को स्लोप वाले करते हैं। ठीक है, आओ करते हैं एमसी को। पहला भी गिवन है एक ग्राफ है, ये वोल्टेज वर्सेस करंट है। आपने मेन काम देखना है ग्राफ किस चीज़ का है, वोल्टेज करंट क्या है या करंट वर्सेस वोल्टेज क्या है। हम देखेंगे फिर हमें ग्राफ से क्या मिलेगा, आया मिलेगी रेजिस्टेंस मिलेगी या कंडक्टेंस मिलेगी, हमने देखना है। ये क्या है वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ है, हमें क्या मिलेगा इससे R मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, पूछा हमें क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ
सी ए और सी बी, सी क्या है कंडक्टेंस, यानी जो ए ऊपर है बी नीचे है, इनकी रेशियो क्या होगी कंडक्टेंस की, और फाइंड करते हैं। क्या करेंगे हम सिंपली फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस को, इसको इन्वर्स कर देंगे, हमें मिल जाएगी क्या कंडक्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल तरीका ये होगा। कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप की जो होती है हमारे पास रेजिस्टेंस, क्या था फार्मूला, tan थीटा से फाइंड करेंगे। ठीक है, फाइंड करते हैं तो क्या बनेगी, यह स्लोप ग्रेडियंट है वो क्या है इसके, इसमें ये स्लोप कौन सी है, इसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, वो क्या होगा हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, आर ए और आर बी बन जाएगा, आर ए ऊपर वाली आर ए नीचे वाली। ठीक है, क्या बन जाएगा, tan 60 ओवर tan 30 हो जाएगा। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। tan 30 क्या होता है, 1 ओवर √3 होता है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 1 से, ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर √3 कैंसिल कर देगा और आ जाएगा हमारे पास आंसर 3/1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास रेशियो किसकी है, रेजिस्टेंस की है, वो क्या है 3/1 है। तो हमें फाइंड क्या करनी है, कंडक्टेंस की, क्या कर देंगे इसको, इन्वर्स कर देंगे, क्या बन जाएगी, ये 1/3 बन जाएगी। मेन काम क्या था, ये देखना ग्राफ है किस चीज़ का, हमें देख क्या है, और बात हो रही स्लोप फाइंड करने की, हमने तकरीबन हर चैप्टर फाइंड करते आ ही रहे हैं जो हमने किया था ग्राफ वाले टॉपिक में। वहाँ क्या था, मेन काम है आपको tan की, sin की, cos की, है बहुत कम वैल्यू, आसान सी हैं, हर किसी को भूल जाती हैं, से उसको आती है बार बार रिवाइज करता है, आपको रिवाइज करनी पड़ेगी क्योंकि चीज़ आसान है लेकिन नहायत इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन सोल्व करने इससे हैं, आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक दी थी बेसिक लेक्चर में, करना कैसे तैयार इनको, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और ठीक है, ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया हमारे पास। मेन काम तो ये था ना, आपको tan की आती थी वैल्यू, tan 60 क्या होता है, √3 होता है, 30 क्या होता है, 1/3 होता है, 1/√3 होता है। हमने वहाँ फाइंड कर ली वैल्यू किसकी, रेजिस्टेंस की, फिर करिए इसको इन्वर्स, निकाले किस वैल्यू, कंडक्टेंस की। क्लियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, आपसे पूछता है, पहले मेन पॉइंट है, हमें ग्राफ गिवन है, ग्राफ कौन सा है, करंट वर्सेस वोल्टेज, मतलब ये ग्राफ किसका है, कंडक्टेंस क्या है, हमें नई कंडक्टेंस मिलेगी। फाइंड करना हमने रेशियो करनी किसकी, रेजिस्टेंस की, और करते हैं। यहाँ पे सेम द्वारा क्या, हमें जो स्लोप ए मेरी 60 की है, स्लोप भी 45 की है, हमें इस केस में कंडक्टेंस मिलेगी जो होगी करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ की स्लोप कह लें, ग्रेडियंट कह लें, tan थीटा कह लें, वो क्या होगा हमारे पास इस केस में कंडक्टेंस होगा। ठीक है, वो क्या है, सी और सी बी क्या होगी, tan 60 ए क्या गया, और जो सी बी है हमारे पास स्लोप भी होगा, कंडक्टेंस भी होगी, वो क्या है, tan 45 है। 60 क्या होता है, √3 होता है, 45 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 10 का, तो क्या बन जाएगा रेशियो किसकी, कंडक्टेंस की, √3/1 है। हमें फाइंड कैसे करनी है, रेजिस्टेंस की, क्या कर देंगे इसको, इन्वर्स कर देंगे, क्या बन जाएगी ये, आर ए और आर बी इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर है, यह सिंपल काम ये था। आपने देखना किस चीज़ को दोबारा, अगेन ग्राफ है किस चीज़ का, जो वैल्यू मिलेगी फाइंड कर लेंगे, या आर की होगी या सी की होगी, अगर वही पूछी तो ठीक है, नहीं पूछी इन्वर्स कर लेंगे, सिंपल काम है। क्लियर है ना यहाँ तक, चल ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। सब्सटेंस होते हैं हमारे पास, कुछ होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारे पास जिनका अगर हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, जैसे मर्जी करें, हीट अप करें, उसको हैमरिंग करें, जो मर्जी करें, अगर हम उनका इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, इस केस में उन सब्सटेंसेस का इंक्रीज करने से टेम्परेचर, उनकी आर रेजिस्टेंस वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस सब्सटेंस में जो आर होगा वो होगा डायरेक्ट विद टेम्परेचर, टी बढ़ाएंगे आर ही बढ़ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछे तो है कौन सा सब्सटेंस है, हमने बढ़ाया टी, उनका आर बढ़ता है। ठीक है, आपने इनकी याद रखनी एग्जाम्पल, वो क्या है, मेटल्स, कंडक्टर्स एंड बल्ब फिलामेंट। ठीक है, मेटल के आगे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सारे मेटल होते हैं ना, और कंडक्टर मेटल का दूसरा नाम है, सारे मेटल कंडक्टर होते हैं ना, और उसी दूसरा नाम है। ठीक है, आपको मेटल कह देना, कंडक्टर कह दे, दोनों क्या है। इस केस में यहाँ से अगर हम इन्हें इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर, इनकी इंक्रीज करती है रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर टी जो है डायरेक्ट है आर के। ठीक है, इनकी एग्जांपल है। और होते हैं हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस जिनका अगर हम इंक्रीज करें टेम्परेचर, उनकी डिक्रीज करती है रेजिस्टेंस, टी इंक्रीज किया आर डिक्रीज होगी, टी आर के इन्वर्स है। वो कौन से हैं, मशहूर ज़माने यहाँ पर क्या है, सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मीनियम, बुक में लिखने एग्जाम्पल, इनकी मुकाबले बनाई हुई है इनकी। ये क्या होते हैं, इनका आप टी इंक्रीज कर देंगे ना, इनकी आर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और कार्बन भी एंड थर्मिस्टर भी, जैसे थर्मिस्टर है दोनों केस में आते हैं, इनकी आर इंक्रीज भी करती है, डिक्रीज भी करती है, पर जो कॉमन जो मेजर लेंगे ना, वो किस केस में लेंगे, आर डिक्रीज करती है। ठीक है, मेन काम इनका ये होगा, जब इनका इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर, डिक्रीज कर जाएगी रेजिस्टेंस। ठीक है, आपने याद रखनी एग्जाम्पल कि हमारे पास कौन है, सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मीनियम है। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको शो करते हैं किससे हम, अल्फा शो करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या इसका, अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर आर नॉट टी। ठीक है, चेंज क्या होगा, आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट टी। आर टी यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर, आर नॉट क्या है, एट 0 डिग्री होगा। ठीक है, और उसके बाद टी यहाँ पर क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर टी होगा, हमें जो भी गिवन होगा टेम्परेचर उसको हम निकाल लेंगे इस वैल्यू में जो टी पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसे क्या बनता है स्टूडेंट, अल्फा के वो होते हैं 1/केल्विन या 1/डिग्री पर केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं हमारे पास। ठीक है, मेजर क्या होगा, मेन क्या होगा, अगर आपको ऑप्शन में केल्विन भी है डिग्री भी है, हम पर केल्विन कहेंगे। अगर केल्विन नहीं गिवन है हम पर डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि क्या हमारे पास है, बेसिक बात इसकी टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, इस केस में यहाँ पर केल्विन हो सकता है और पर डिग्री हो सकता है, किसके होते हैं, अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब जो हमें पता है सब्सटेंसेस के बारे में जिनका हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, उनकी आर इंक्रीज रहते हैं। ये सब्सटेंस होते हैं जिनका अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछूं, आपको गिवन है कार्बन कह लें, थर्मिस्टर कह लें, सेमीकंडक्टर कह लें, हम अगर इसके टेम्परेचर रेजिस्टेंस आप बताएं इनकी अल्फा क्या होगी, आप कहेंगे नेगेटिव होगी, क्योंकि इस केस में क्या है, यहाँ पर इन सब्सटेंसेस के टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होगी रेजिस्टेंस, यानी इनका जो होगा हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, क्या बात याद रखनी है इस चीज़ के बारे में पॉइंट। ठीक है, ठीक है, आओ देखते हैं, पॉइंट पढ़ लिए, अब आते हैं कैसे क्वेश्चन है, हम वो सॉल्व करते हैं। आओ देखते हैं। अब ग्राफ गिवन है, ग्राफ किस इसका है, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ का है, मतलब हमें क्या मिलेगा इस ग्राफ के स्लोप से, आर मिलेगा। ठीक है ना, तो दो स्लोप गिवन है, स्लोप ए स्लोप बी। आपसे कहते हैं बताएं मुझे यहाँ स्लोप कौन सी जर्मीनियम की है, जर्मीनियम, और स्लोप कौन सी वाई फिल्म की है, आओ देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ जो स्लोप बने बस क्या होगी, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ की, वो क्या होगी हमारे पास, रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो स्लोप ए को देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से इसकी जो है रेजिस्टेंस वो क्या रही है, डिक्रीज इंक्रीज टुवर्ड एक्स जा रही है, डिक्रीज करेगी। स्लोप ए क्या कर रही है, डिक्रीज करी, यानी हमने क्या पढ़ा उसका टेम्परेचर डिक्रीज क्या है, रेजिस्टेंस, ये क्या होगा हमारे पास, जर्मीनियम होगा। ये गलत लिखा गया, जर्मीनियम आता है ऊपर। ठीक है, अच्छा ऑप्शन ऑल्ट लिखा गया है, वो जर्मीनियम आता है जो फिलामेंट आता है। क्लियर है, ऊपर जर्मीनियम चाहिए फिलामेंट है। क्लियर है, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, जब हमारे पास जो शो कर स्लोप हमने बढ़ाया टेम्परेचर, डिक्रीज करिए क्या, रेजिस्टेंस, किस किस में क्या होगा, ये स्लोप किसकी होगी, जर्मीनियम की होगी। ठीक है, और जो स्लोप बी को देख लें, यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ाया टेम्परेचर, स्लोप बी डिक्रीज कर इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है टुवर्ड वाई जा रही है। देखे ना कहाँ जा रही है, वाई जा रही है। हमने कहा था जब भी स्लोप जाएगी एक्स डिक्रीज करेगी, जब भी स्लोप जाएगी वाई इंक्रीज करेगी। बी के जा रही है, वाई जा रही है, वाई एक्स जा रही है ना, तो इंक्रीज करेगी ना। स्लोप यानी वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ की स्लोप क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। अगर हमारे पास स्लोप इंक्रीज कर रही है, आर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, आर भी बढ़ रहा है, आपस में क्या है, डायरेक्ट है। एग्जाम्पल क्या होगी, बल्ब फिलामेंट एग्जाम्पल होगी इसकी। ठीक है, यहाँ पर इस केस में 20 स्लोप की, आपको ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं और कोई क्वेश्चन करते हैं, दोबारा ग्राफ गिवन है, लेकिन क्या है हमारे पास इस केस में करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ है। ठीक है, क्या मिलेगा हमें इस ग्राफ के स्लोप से, सी कंडक्टेंस मिलेगी। आओ देखते हैं, हमें कहते हैं आपको दो स्लोप गिवन है, स्लोप ए स्लोप बी है, आप बताएं ए में सिलिकॉन की कौन सी है, कॉपर है कौन सी, आओ देखते हैं। ठीक है, तो इस केस में स्लोप जो मिलती है हमें आई को कहती है कंडक्टेंस होती है। ठीक है, जो स्लोप ए कर रही है, टी इंक्रीज करने से स्लोप भी डिक्रीज कर रही है, टी इंक्रीज करने से स्लोप डिक्रीज कर रही है। मतलब क्या होगा, खाता हूँ, टी इंक्रीज किया हमारे पास, तो इस केस में क्या हुआ हमारे पास, इसकी जो कंडक्टेंस है स्लोप ए की, स्लोप डिक्रीज करिए, मतलब यहाँ पर डिक्रीज करिए कंडक्टेंस। अगर हमारे पास सी कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी तो आर रेजिस्टेंस उसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, सी डिक्रीज करने से आर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने से भले सी डिक्रीज किया, लेकिन आर तो इंक्रीज किया, टी इंक्रीज किया, आर इंक्रीज की, ये क्या होगा, मेटल होगी। मेटल के यहाँ पर कॉपर गिवन है, कॉपर एक मेटल है ना, कॉपर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर स्लोप बी को देखें, यहाँ क्या हो रहा है, टी भी बढ़ रहा है और हमारे पास जो स्लोप भी बढ़ रही है। स्लोप बढ़ रही है मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो सी कंडक्टेंस है वो बढ़ रही होगी। ठीक है, अगर हमारे पास सी बढ़ रही है टी बढ़ने से, तो इस केस में क्या होगा, अगर सी बढ़ रही है, कंडक्टेंस बढ़ रही है, तो आर डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। मतलब है क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से आर डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होंगे, टी आर इनवर्स है, ये क्या होगा,
एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन होगा। क्लियर है? यही मेन पॉइंट था। आप गिवन हो इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस, इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस, आप उसे निकाल लेंगे। आया टी आर के डायरेक्ट है, टी आर के इनवर्स है। हम कौन सा लेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव अल्फा वाला या नेगेटिव अल्फा वाला, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। फार्मूला क्या बनते हैं आर रेजिस्टेंस के, वो है मेन फार्मूला आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। हमने पढ़ा ओहम लॉ से, वो क्या आर इज इक्वल टू वी ओवर आई है। और इसका एक और फार्मूला है, वो क्या, हमारे पास आर रेजिस्टेंस क्या होगा, इनवर्स किसके, सी कंडक्टेंस के। पढ़ना में भी आर क्या है, सी के इनवर्स है, आर के टू फार्मूलास हैं। और अगर फार्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये क्या है हमारे पास फार्मूला रेजिस्टेंस का इन टर्म ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम शो करते हैं रो रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी कह लें या आप कह लें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों सेम चीज़ है। आपको वो रो के नाम दे दे, मतलब आपको कह दे एक रेजिस्टेंस कह दे, आपको कह दे स्पेसिफिक जगह दे। आप कहेंगे रेजिस्टेंस तो आर होगी, लेकिन जो कि हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रो होगी हमारे पास, ठीक है। और फिर इस अकॉर्डिंग फार्मूला क्या बनेगा, सी का, सी इसके इनवर्स होगा आर के। यहाँ पे अगर हमारे पास रो एल ओवर ए है तो इसमें क्या होगा, ए ओवर एल हो जाएगा। फार्मूला किसका, कंडक्टेंस का, ठीक है। यह फार्मूला था किसका, जो आर इनवर्स होगा, ठीक है। अगर हम देखें क्या बनते हैं यूनिट किसके, रो रेजिस्टिव क्या बनती है, यूनिट बनती है। तो ये बनेगा हमारे पास, यहाँ से फाइंड करेंगे, ये होते हैं ओहम मीटर होते हैं। वो कैसे आ गया, देखिए क्या करना है, हमने ए को मल्टीप्लाई कर देना, आई डिवाइड कर देना है। आर क्या होता है, ओहम होते हैं, ए से मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओहम मीटर स्क्वायर आ जाएगा, एल क्या मीटर आ जाएगा। ओ मीटर स्क्वायर ओ मीटर है, मीटर कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा ऊपर, ओ मीटर बच जाएगा। तो क्या बने इसके बने किसके, रो के, वो बने हमारे पास ओहम मीटर बने, ठीक है। तो ओहम क्या होता है हमारे पास, वोल्ट पर एम्पेयर होता है। एक और क्या बन गया, वोल्ट पर एम्पेयर मीटर बन गया। ये बन गया किसके बन गए, दो बन गए, किसके, रो के, ठीक है। वो क्या है, ओहम मीटर एंड वोल्ट पर एम्पेयर मीटर, ठीक है। एंड आपने एक बात याद रखनी है, वो क्या कि हमारे रेजिस्टेंस आर है ना, और रेजिस्टिविटी रो, ये कि आपस पे भाई भाई हैं। जिस तरह हमारे पास आर के इनवर्स क्या होता है, सी कंडक्टेंस होता है, इस तरीके से रो के इनवर्स क्या होगा, सिग्मा कंडक्टिविटी, ठीक है। ये सिग्मा क्या हमारे पास, कंडक्टिविटी या कह लें स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। ये सिग्मा होगा हमारे पास। तो क्या बनेंगे सिग्मा की यूनिट, ये बनेगा सिग्मा होगा हमारे पास इनवर्स किसके, रो के ओहम मीटर। सिग्मा क्या होगा, 1/ओहम मीटर होगा। ये बन जाएगा पर ओहम पर मीटर बन जाएगा। हम जो कहते हैं पर ओहम क्या होता है हमारे पास, पर ओहम क्या होता है, वोल्ट एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये ओहम होता है, बस जी क्या नाम उसका, ओहम होता है, वोल्ट पर एम्पेयर होता है। और पर ओहम क्या होगा हमारे पास, एम्पेयर पर वोल्ट बन जाएगा, इन्वर्स कर देना, वहाँ क्या वोल्ट पर एम्पेयर है, और ये क्या बन जाएगा, पर ओहम एम्पेयर पर वोल्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एम्पेयर इन्वर्स था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्ट इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने ओहम को इन्वर्स कर दिया है। और सब पर मीटर लगा देंगे, और पर ओहम क्या होता है, मोह भी होता है, पड़ा था, ठीक है। ये बन जाएगा मोह पर मीटर बन जाएगा। और हम देते हैं नाम मोह के, और वो क्या सीमन देते हैं, ठीक है। सीमन शो करते हैं, ऐसे करते हैं, सी भी हमने यहाँ किया। अब इसको जो ज़्यादा तरीके हैं, सिंपल वही है जो बनते हैं यूनिट किसके, रो के, उसके इनवर्स क्या होंगे हमारे पास, सिग्मा कंडक्टिविटी के, ठीक है। आपने पॉइंट ज़्यादा करना है हमारे पास, सिर्फ बताओ जो कंसेप्ट हम ज़्यादा रख पाते हैं, ठीक है। आप बताओ कंसेप्ट क्या है कि जो बनते हैं यूनिट रो के, उसके इनवर्स किसके होंगे हमारे पास, सिग्मा के होंगे। बस आपको दे दे, कोई भी दे दे, आप उसे कर लेंगे। कौन कौन से हैं, पर ओहम मीटर, पर ओहम पर मीटर, ठीक है, एक ही है। एम्पेयर पर वोल्ट पर मीटर, एक ही है। मोह पर मीटर, एक ही है। मोह को हम कहते हैं सीमन कहते हैं, ये बन जाएगा सीमन्स पर मीटर, एक ही है। हम जो सीमन को ऐसे क्या बन जाएगा, एस पर मीटर, एक ही है। ये तमाम यूनिट हैं किसके, सिग्मा कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट था। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा कुछ सब्सटेंसेस के बारे में, क्या कहा हमने उनके बारे में, क्योंकि इनका इंक्रीज करता टेम्परेचर, उन्हें इंक्रीज करती क्या रेजिस्टेंस है। अभी हमने पढ़ा हमारे पास रेजिस्टेंस और रो आपस में क्या भाई भाई हैं, अगर आर इंक्रीज करे रो भी इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। यहाँ पर यह पॉइंट था। और चूंकि आर सी क्या होता है, इनवर्स होता है, अगर आर जो हमारे पास है इंक्रीज करे, सी कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा इस केस में, ठीक है। और आप देख लें कि सी और सिग्मा आपस में क्या होते हैं, भाई
कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाई होते हैं। अगर सी डिक्रीज कर रहा है सी डिक्रीज करेगा। एक ही तरीका, एक ही देख लें आप। चूंकि वहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज रो कर रहा है, तो इसका इनवर्स क्या होता है, सिग्मा होता है। अगर रो कर रहा है इंक्रीज, सिग्मा करेगा डिक्रीज करेगा, एक ही पॉइंट है, ठीक है। और हमने कहा बर्तन के बारे में जिनका अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, उनकी इंक्रीज करें रेजिस्टेंस, इस केस में उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सारे पॉइंट कंबाइन कर लिया इसके जो बनते इस टॉपिक के। एग्जाम्पल ने क्या है, मेटल, कंडक्टर, बल्ब, फिलामेंट, ठीक है, एग्जाम्पल किए हैं। तो हमारे हो गया हमारे पास क्या, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, रो, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट। बिल्कुल इस तरीके से हमने पढ़े थे सब्सटेंसेस नंबर 2, जिनमें अगर उनका इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, डिक्रीज करेंगे क्या, रेजिस्टेंस आर, अगर आर डिक्रीज कर रही है तो सिग्मा रो भी डिक्रीज करेगी, और आर सी कैपेसिटेंस के इनवर्स होता है। अगर आर डिक्रीज कर रही है सी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और सी इंक्रीज कर रही है अल्फा इंक्रीज करेगा, या कह लें रो डिक्रीज कर रही है सिग्मा, अल्फा ने सिग्मा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और क्या होगा इस केस में, चूंकि टेम्परेचर बढ़ने से हमारे पास जैसे डिक्रीज की है, इनका अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। क्लियर है। एग्जांपल कहती सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन एंड थर्मिस्टर, ठीक है। आपने याद रखनी है, आपको एग्जांपल देकर बात पूछ रहा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस के यूनिट आते हैं, वो क्या बनेगा, हमने पढ़ा था एक फार्मूला R इक्वल टू रो एल ओवर ए, ये क्या इन टर्म ऑफ ए एरिया है। अगर बात करें रेडियस क्या होगा, तब क्या होगा, ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या बन जाएगा, रो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है रेजिस्टेंस का इन टर्म ऑफ रेडियस, अगर आपको गिवन हो रेडियस हो, और अगर गिवन हो इन टर्म ऑफ डायमीटर, वो कैसे फाइंड करेंगे, आउटपुट करते हैं। आर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, d/2 डायमीटर का हाफ होता है, हम पुट करते हैं आर की जगह d/2, क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई d/2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा d स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा, और 4 ऊपर का जगह मल्टीप्लाई क्या बन गया, आर इज इक्वल टू 4 रो एल ओवर पाई d का स्क्वायर। ये क्या है, फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ डायमीटर, वो क्या, 4 रो एल ओवर पाई आर का स्क्वायर। अगर मेन एक पॉइंट पढ़ लें, ये बच्चों को बहुत तंग करती है, वो करती है, बच्चे सोच रहे होते हैं क्या हमें तमाम फॉर्मूले रखने पड़ेंगे। ये क्या होता है, एक बच्चे को ये कहते हैं सिर्फ बताओ मेन, बाकी हम ड्राइव कर लेंगे। आपकी अपनी मर्जी है, आप दोनों का सकते इस्तेमाल। जो मैंने किया था ना स्पेशली, याद तो सारे किए थे, पर एंड टाइम पर ना रोशन टाइम इतना नहीं मिलता होता, तो फिर क्या होता है, हमें पता होता है, कॉन्सेप्ट पता होता है, तो सारे याद भी होते हैं, और मेन पता ही पता है फार्मूला मेन क्या है। तरीके दोनों फायदे में होते हैं, आपको जो बेस्ट लगेगा। आपको पता है मेन फार्मूला क्या है, जो एरिया वाला है, अगर हमें एरिया पता है हम अपना ड्राइव कर लेंगे, रेडियस वाला अपना कर लेंगे, इसका डायमीटर वाला पता है मेन, एंड निकाल भी लेंगे। जो आपको बेस्ट लगेगा तरीका आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है फार्मूला के मेन, उससे निकालते कैसे दूसरे फार्मूला आपकी अपनी मर्जी है, आप याद रखें चंद फार्मूला बाकी निकाल लें वहाँ से जब जरूरत पड़े, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट था, ठीक है। तो आप पढ़ ली फार्मूलास। हमारी क्या रूटीन है, हमारी क्या आदत है, यही है ना, हर फार्मूले को, हर पॉइंट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं वो करते होते हैं, आओ करें। चलो ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इफ टेम्परेचर ऑफ मेटल इंक्रीजेस देन व्हाट विल बी, क्या होगी वैल्यू किसकी, रेजिस्टेंस की, कंडक्टेंस की, रो की, सिग्मा की, ठीक है, क्या होगी वैल्यू, ठीक है। आओ देखते हैं, हमने वो क्या बात कही थी कि बात क्या हो रही है, यहाँ पर मेटल की बात हो रही है। मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करने से आर इंक्रीज करता है। अगर हमारे पास इंक्रीज की है आर, तो उसी का इंक्रीज करेगी रो करेगी, और अगर इंक्रीज की आर तो डिक्रीज करेगी सी करेगा, और सी तो डिक्रीज करेगा, और चूंकि हमारे पास इंक्रीज की है, रो इंक्रीज की है, तो जो हमारे पास सिग्मा होगा कंडक्टिविटी वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। मेन पॉइंट क्या था, उसने कोई एग्जाम्पल दी, उससे पूछ लिया बताएं क्या होगा, तो हमने, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लूँ क्या आप मुझे बताएं क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी, यानी मेटल के लिए क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट किसका, रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस का। फार्मूला कहते हैं हमारे पास हाना पड़ा था, जो आर होता है वो सी कंडक्टेंस के इनवर्स होता है, तो अगर सी यहाँ पर मल्टीप्लाई जगह बन जाएगा, आर टू सी इज इक्वल टू 1। यानी अगर हम देखें, जो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर पूछ ले क्या आप मुझे बताएं क्या बनता है प्रोडक्ट किसका, आर रेजिस्टेंस का, सी कंडक्टेंस का,
आगे के दोनों आपस में इन्वर्स है, अगर हम निकालते हैं इनका प्रोडक्ट तो वो क्या बनता है, 1 बनता है, ठीक है। और बिल्कुल सेम किसका है, रेजिस्टिविटी का, रो का और कंडक्टिविटी का, सिग्मा का, ये आपस में क्या इन्वर्स है, यानी क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो बनेगा इक्वल किसके, 1 के बनेगा। ये अलग से एमसीक्यूज बनते हैं। आपसे पूछते हैं बताएं क्या होगा प्रोडक्ट किसका, आर का और सी का। तो जो भी दो क्वांटिटी आपस में इन्वर्स होगी उनका प्रोडक्ट बनेगा 1 नहीं बनेगा, क्योंकि जो डिवाइड होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पढ़ा ना हमने, अगर इधर डिवाइड हो रहा है दूसरे भाग मल्टीप्लाई हो जाएगा, मुझे बचेगा क्या, 1 बचेगा, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर है। अब उसके बाद सबसे बड़ा एमसीक्यू है, एक टेबल में लिखा हुआ है, बुक में टेबल में लिखा हुआ है, वो क्या, आप सब पूछता है बताएं वो कौन सा मटेरियल है जिनकी हमारे पास रेजिस्टिविटी, रो और सिग्मा कंडक्टिविटी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। आपको अलग वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास ऐसे मटेरियल, उनका नाम है आयरन और प्लाटिनियम। ये दो मटेरियल है, इनकी गिवन अलग अलग है पर इनकी बिल्कुल सेम बनती है। कह रहा है उनका प्लाटिनियम एंड आयरन, इनकी रो और सिग्मा उनकी वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ हाईलाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होगा, इनकी वैल्यू सेम हो किसकी, रो की और सिग्मा की। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप बताएं इफ 2 वायर्स हैं कॉपर की हैं, उनकी रेशियो जो लेंथ की है 1/2 है, जो रेशियो जो हमारे पास रेडियस की है 3/2 है। आप बताना है कि क्या रेशियो उनकी, किसकी, रेजिस्टेंस की, कंडक्टेंस की, रो रेजिस्टिविटी की और सिग्मा कंडक्टिविटी की। आओ फाइंड करते हैं। पहले एक मिनट पढ़ ले, जो होती है हमारे पास कंडक्टर, जो रो होती है रेजिस्टिविटी, ये क्या होती है, ये होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी इसका जो बिहेवियर होता है वो अलग ही होता है, किससे, रेजिस्टेंस से। ये हमारे पास डिपेंड नहीं करती ना लेंथ पर, ना एरिया पर, ना रेडियस पर, ना हमारे पास जो क्या नाम है इसका अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर डिपेंड करती है और बैंड पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। मतलब आप ये कह दें कोई वायर गिवन हो, उस वायर की आपने कर दी है लेंथ डबल कर दी, कम कर दी, एरिया बढ़ा दे, कम कर दिया, थिन वायर थिक वन कर दी, आपने उसका बढ़ा दी, रेडियस कर दिया या अल्फा चेंज कर दिया, या उसमें बैंड क्या कहते हैं, वो जो मोड़ होता है ना हमारे पास एक बैंड होता है, वो आपने वायर में आ गया, तो बोलते हैं कि चेंज करेगी उसकी जो रो है, आप अगर नहीं चेंज करें, डिपेंड नहीं करती। फिर करती रहने किस पे, ये करती है सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों पर। वो क्या, नंबर 1 आपने यूज़ कौन सा किया मटेरियल, चेंज करेंगे मटेरियल, हर मटेरियल की अपनी होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग होती है, ठीक है, तो चेंज के मटेरियल चेंज हो जाएगी। एंड नंबर 2 पर टेम्परेचर, उसके चेंज करने से रो चेंज होती है, ठीक है। बस 2 पॉइंट है। इस केस में क्या होया, वायर कौन से मटेरियल की है, कॉपर, सेम मटेरियल है, ये मटेरियल सेम है। बात करें टेम्परेचर की, हमें उसने बात की ही टेम्परेचर की, मतलब इस केस में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, जब मटेरियल भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो मतलब चेंज करेगी नहीं रो, तो रो क्या होगी हमारे पास इसके में, चूंकि मटेरियल और टेम्परेचर सेम है, रो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, रेशियो क्या बनेगी इसकी, 1:1 बनेगी। और बिल्कुल इस तरीके से बात करें सिग्मा की, चूंकि सिग्मा क्या होती है, रो के इनवर्स होती है। अगर हमारे पास रो कांस्टेंट है, सिग्मा क्या होगा, ओके कांस्टेंट होगी हमारे पास, ठीक है। क्या रेशियो 1:1 बनेगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया, सिग्मा और 1 अल्फा की रेशियो, सिग्मा की और रो की रेशियो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, 1:1 होगी, ठीक है। अब आती है बात किसकी, रेजिस्टेंस की और कंडक्टेंस की, ठीक है। अगर बात करें हम रेजिस्टेंस की, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड नहीं करता बैंड पर, बाकी तमाम फैक्टर वो कौन कौन से, आप चेंज करेंगे लेंथ आर चेंज होगी, आप चेंज करेंगे एरिया आर चेंज होगी, आप चेंज करेंगे रेडियस आर चेंज होगी, आप चेंज करेंगे ये क्या हमारे पास अल्फा कह लें, डायमीटर कह लें, आर चेंज करेगी, आप चेंज करेंगे टेम्परेचर चेंज तो करने से, और चेंज करेंगे मटेरियल चेंज तो करेगा आर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड नहीं करती बैंड पर, कौन, सिर्फ कैपिटल आर, बात हो रही किसकी, रेजिस्टेंस की, बाकी तमाम फैक्टर पर डिपेंड करती है, चेंज होती है। हमें क्या चेंज हो रहा है हमारे पास केस में, लेंथ और आर चेंज कर रहा है, मतलब आर चेंज करेगी, लेंथ और रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है, मतलब आर रेजिस्टेंस चेंज करेगी, कैसे करेगी, और फाइंड करते हैं। क्या बता फार्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई आर का स्क्वायर, फार्मूला कौन सा, आर वाला, रेडियस वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रो भी और पाई भी कांस्टेंट है, क्या बन जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्ट होगी, आर के स्क्वायर के इनवर्स होगी, ठीक है। आओ देखते हैं क्या बनेगा रेशियो,
हमें फाइंड करनी है, रेशो फाइंड करनी हमने, ठीक है। अब आते हैं रेशो, क्या बनेगी R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, क्योंकि L से क्या है डायरेक्ट है, और चूंकि R है क्या इन्वर्स है, ये क्या बन जाएगा R2/R1 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा R2/R1 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इस केस में तो क्या बन गई R1/R2 इज इक्वल टू जो L1 वहाँ पर क्या रेशो क्या इसकी लेंथ की 1/2 है, आउटपुट करते हैं 1/2, और रेशो किसकी रेडियस की 3/2 है, लेकिन रेशो किसकी है हमारे पास R1/R2 की। हमने पुट करने R2/R1 को इसको इन्वर्स कर देंगे, क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा, ठीक है। चूंकि हमारे पास जो आता है रेडियस वो क्या था हमारे पास R के इन्वर्स था, तो क्या बनेगा फार्मूला में R2/1 हम पुट करेंगे इन्वर्स करके, ये क्या बन जाएगा 1/2 L1L की वैल्यू है, जो R2/1 क्या बनेगी 2/3 का स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। और ये बनेगा हमारे पास किसका 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 4/9 होगा, 2 4 को 2 पर डिवाइड कर देगा, ये बन जाएगी रेशियो किसकी रेजिस्टेंस की, क्या बनेगी 2/9 बनेगी, ठीक है। अगर बात करें हम किसकी रेशियो की, किसकी कंडक्टेंस की, क्या करेंगे इन्वर्स कर देंगे, क्योंकि ठीक है क्या बन जाएगी M/2 बन जाएगी। हमने निकाली किसकी वैल्यू R की भी निकाली, C की भी निकाल ली, और रो और सिग्मा तो हाइट जो थे हमारे पास कांस्टेंट थे, ठीक है। अब ये हमारे पास MCQs अलग अलग बनते हैं 4, आपसे कोई एक बार पूछेगा, लेकिन हम तो सारे पढ़ेंगे ना, ईच बार कवर करेंगे, ठीक है। आपसे कोई एक बार पूछ लेगा, बताएं इस क्वेश्चन क्या होगी जो आ रहे हैं हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, बताएं क्या है, कहता है दो आपके पास है सिल्वर वायर है, ठीक है, उनकी जो लेंथ की है वो 3/2 है, ठीक है, जो उनकी डायमीटर की है वो 1/2 है, ठीक है। आपने बताना है क्या होगा इस केस में इनके रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी रो की बात हो रही है, क्या होगी और फाइंड करते हैं इस केस में, ठीक है। तो फार्मूला क्या हमारे पास इसका रेजिस्टेंस का इन टर्म ऑफ डायमीटर, वो क्या था R इज इक्वल टू 4ρL/πd का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो 4 और पाई ये कांस्टेंट हो जाएगा, जो R है वो बन जाएगा लेंथ के डायरेक्ट बन जाएगा और डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बनेगी R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2, ठीक है। R के क्या डायरेक्ट है और D के क्या इनवर्स है, तो क्या बन जाएगा D2/D1 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, और क्या बने रेशियो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 क्या हो जाएगा हमारे पास, जो गिवन नंबर क्या रेशियो है लेंथ की 3/2 है, ये पुट कर देंगे, जो गिवन किसकी डायमीटर की वो क्या है 1/2 है, लेकिन ये किसकी है D1/D2 की, हमने पुट करनी है D2/D1 की, वो कर देंगे इन्वर्स कर देंगे, क्या बन जाएगी 2/1 बन जाएगी, उसका स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। ये बन जाएगा बस 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 बन जाएगा, 2 4 को 2 पर डिवाइड कर देगा, 3/2 इज इक्वल 6/1 आ जाएगी, किसकी है रेजिस्टेंस की है, ठीक है। अब उसके आगे आप बताएं मुझे क्या होगी किसकी रेशियो सिग्मा की सिग्मा नहीं रो की रेशियो क्या होगी। हमने क्या पढ़ा था जो रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंट, वो क्या होगी हमारे पास ना लेंथ पर ना डायमीटर पर डिपेंड ही नहीं करती, तो क्या बनेगी कांस्टेंट, यानी रेशियो क्या आएगी 1/1 आएगी। क्लियर है पॉइंट, चले ठीक है। ये मेन बात यहाँ पर आपको पूछेगा क्या बने रेशियो, आपने निकाल उससे, हमने पढ़ लिया इन्हें क्या बनते हैं किससे फार्मूला से, कौन पॉइंट किस पे करता है किस पे नहीं करता, कौन से पढ़ने से किसे चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। मेन फार्मूला कहते हैं हमारे पास वो यही थे जो हमने पढ़े, ये वाले फार्मूला, ठीक है। टेम्परेचर फार्मूला आ गया हमारे पास जो सारे ये बन रहे थे, और उसके बाद ये फार्मूला हमारे पास थे यहाँ बन रहे थे, किसके बारे में थे जिनका तो हमारे पास अल्फा नेगेटिव होता है, ठीक है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़े जो होता है हमारे पास रो, वो डिपेंड ही नहीं करती इन तमाम फैक्टर पर, डिपेंड करती किस पर है सिर्फ और सिर्फ हमारे पर डिपेंड करती है मटेरियल पर एंड टेम्परेचर पर, ठीक है। उनके जगह से आर चेंज करेगी, एस चेंज नहीं करेगी, रो चेंज नहीं करेगी। लेकिन बात कर ले हम आर की, तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ जो बैंड होता है वो डिपेंड नहीं करती बैंड पर, बाकी तमाम फैक्टर्स चेंज होती है। कौन रेजिस्टेंस आर, अगर आर चेंज करेगी सी कंडक्टेंस है वो भी चेंज करेगी, ठीक है। यहाँ ये मेन पॉइंट था, क्लियर है, चले ठीक है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, आप बताएं इफ अ करंट आइस flowing through a wire, if length of wire become 2 times and area become half, then बताएं इस केस में करंट क्या होगा। क्या कह रहा है
अगर हमारे पास जो करंट है आई है उसकी जो हमने अच्छा वो कह रहा है एक करंट आई है वो एक वायर से पास कर रहा है, हमने कर दिया है उसकी जो लेंथ है उस वायर की वो डबल कर दी, एरिया हाफ कर दिया। अब बताएं जो न्यू करंट होगा वो क्या होगा, आओ देखते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास, V इज इक्वल टू आर आई था, किससे, ओहम लॉ से। तो I क्या बनेगा, करंट, वो बनेगा I इज इक्वल टू V ओवर आर। इसे पुट करेंगे हम R रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो क्या बनती है I, वो क्या रो एल ओवर ए, क्या बन जाएगा फार्मूला I इज इक्वल टू V ओवर रो एल ओवर ए। ठीक है, यहाँ पर एरिया डिवाइड हो रहा है, ऊपर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा I इज इक्वल टू ए वी ओवर रो एल बन जाएगा। ठीक है, फिर किससे करंट क्या है, तो इस केस में हमने निकालना है करंट का मतलब किससे, लेंथ और एरिया से। तो यहाँ क्या बनता है हमारे पास, जो वॉल्यूम होगा और रो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्स टू लेंथ। तो जो बनेगा हमारा फार्मूला किसका, करंट का, हमें फाइंड करने की न्यू करंट है, वो क्या बनेगी आई न्यू, आई प्राइम इज इक्वल टू हमने जो हम कहते हैं न्यू करंट कहते हैं। ठीक है, हमने करने एरिया को क्या करना है, हमने जो लेंथ है इसको डबल कर देना है, लेंथ 12 कर दी हमने जो न्यू लेंथ है, और जो हमारे पास होगा जो न्यू एरिया वो क्या होगा, हाफ कर देंगे न्यू एरिया को, क्या कर देंगे A/2 कर देंगे। ठीक है, हम फाइंड करने लगे न्यू करंट को, वहाँ हमने किया लेंथ को डबल कर दिया जो उसने कहा है, और हमने एरिया को हाफ कर दिया। जो 2 है डिवाइड हो रहा है एरिया से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा A/4L बन जाएगा। A और L क्या होता है, करंट होते हैं, क्या बन जाएगा करंट न्यू इज इक्वल टू I/4, यानी जो न्यू करंट होगा वो ओल्ड करंट का 4 डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कैसे फाइंड किया, जो फार्मूला मेन था, पुट की वैल्यू जो था वैल्यू हमारे पास न्यू की हमें गिवन थी स्टेटमेंट में, वो पुट की निकाली वैल्यू क्या बनेगी करंट की। ठीक है, यहाँ तरीका था हमारे पास। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, आपसे कहते हैं इफ लेंथ ऑफ गोल्ड वायर इज डबल, ठीक है, देन आप बताएं से क्या होगी कंडक्टेंस। ठीक है, हम फार्मूला क्या बनेगा कंडक्टेंस का, और देखते हैं। हमने पता फार्मूला किसका, रेजिस्टेंस का, वो क्या था रो एल ओवर ए, और सी क्या होता है, इन्वर्स होता है उसके, किसके, आर के। क्या बना फार्मूला इसका, ए ओवर एल बन जाएगा, सी इज इक्वल टू ए ओवर एल बन जाएगा। ठीक है, हमने करना है सिर्फ और सिर्फ किसको, लेंथ को, जहाँ हमारे पास सी क्या है, लेंथ के इन्वर्स है ना इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो क्या बन जाएगा सी इज इक्वल टू 1 ओवर एल। यहाँ पर जो बनेगी न्यू कंडक्टेंस वो क्या बनेगी, आओ देखते हैं। जो लेंथ की वैल्यू न्यू वो क्या है, लेंथ इज डबल, यानी एल क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी। ठीक है, और 1 वैल्यू क्या होता है बस सी होता है, क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा, यानी न्यू कंडक्टेंस ऑलरेडी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये तरीका है इन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का, सबसे पहले आसान है, इसके मेथड लेंथी भी हैं, टाइम कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा है। मैंने आपको मेन बात की थी, जब मैंने तैयारी की थी ना इनकी, मैंने हर तरह के मेथड किए थे, और वहाँ मैंने देखा वो कौन चीज़ है जो बच्चों को याद आ सकती है, हर बच्चे को, और आसान भी हो और फ़ायदेमंद हो। हमने क्यों अलग रास्ते पढ़ने, जो हमारा काम एक से हो जाएगा, बाकी टाइम वेस्ट होंगे ना हमारे पास। जो सिंपल है आसान तरीका है वो यही वाला है। मैं अपने लेक्चर में ना सिंपल सान देता हूँ, जो मेरे नोट्स है ना वो तो बहुत मोटे होते हैं, लेकिन वहाँ से जिस काम की हो सकती है, लाखों बच्चों को बेनिफिट देगी, मैं वो उठा के लेके आता हूँ। जो मैसेज आसान भी होगा करने के लिए सिंपल रहेगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इफ लेंथ ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड, ठीक है, क्या कह रहा है, स्ट्रेच टू मेक इट डबल, देन आर क्या होगी। हमने एक वायर लिया, इस केस में उसकी लेंथ को डबल नहीं किया, उसको हमने खींच के डबल किया। पहले क्या था हमारे पास, एक लेंथ थी, डबल करने के लिए मेरे को जोड़े थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम उसको फोर्स कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ताकि इसका वॉल्यूम सेम रहे, वायर हमारे पास वही रहे, बस वो खींच कर रहे हैं इस केस में, उसका डबल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा डिस्टेंस, भले हमें यहाँ पर जो देखिए फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर हमारे पास, एल की बात भी करेंगे, एरिया की भी करेंगे। हमने क्यों बात की एरिया की है, हमने एरिया की बात नहीं की है, हमने बात कैसे की मैंने, लेंथ की है। क्यों हमने क्यों बात की एरिया की, क्योंकि मैंने क्या पॉइंट की है, यहाँ पर हमारे पास इस केस में स्ट्रेच वाला फोर्स वाला केस है, हमारे पास यहाँ पर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, अभी वॉल्यूम वही है। अगर हम उसकी लेंथ बढ़ा देंगे उसका एरिया वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, जो वायर उसका एरिया कम हो रहा है, भले बात उसने नहीं की एरिया की, लेकिन वो भी कम हो रहा है, क्योंकि हमने इस केस में कोई नई वायर नहीं जोड़ी, बल्कि उसी की लेंथ डबल की है, फिर उससे क्या होगा, उसका एरिया कम हो गया। ठीक है, तो इसके से क्या बन जाएगा, जो आर लेंथ की बात भी करेंगे, एरिया भी करेंगे, जो न्यू लेंथ क्या है 2L है, फिर एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, A/2 हो जाएगा न्यू एरिया। ठीक है, तो जो डिवाइडेड हो जाएगा मल्टीप्लाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास 4L ओवर ए। एल ओवर ए क्या होता है हमारे पास, R होता है, क्या बन जाएगा
न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4R। ठीक है, मेन पॉइंट क्या था, अगर वो आपको बात ना करे फोर्स की स्ट्रेच की, तो मतलब इसके इसमें चेंज कर रहा है वॉल्यूम भी, तो जिसकी बात करें हम उससे करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं हमने वायर को फोर्स किया, स्ट्रेच किया है ताकि उसका लेंथ बढ़े या एरिया जो भी चीज़ ना हो, इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम बात एरिया की भी करेंगे, लेंथ की बात भी करेंगे। ठीक है, या ये पॉइंट था। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक शॉर्टकट भी है, वो क्या, फर्स्ट स्ट्रेच फोर्स केस में आपने करना है, अगर फाइंड करनी हो क्या बनेगी न्यू रेजिस्टेंस, फार्मूला क्या है, आर न्यू इज इक्वल टू आर एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर है। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम वायर स्ट्रेच। ऊपर क्या था हमारे पास, वायर को हमने स्ट्रेच किया, डबल किया। ठीक है, तो ऐसे क्या बनेगा, एन क्या है 2 है, ये बन जाएगा आर न्यू इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा, आर प्राइम इज इक्वल टू का स्क्वायर होगा। ठीक है, बन जाएगा जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारे पास 4R हो जाएगी। ठीक है ना, जब वो बात करेगा हमने वायर को स्ट्रेच किया है या फोर्स किया है, इस केस में फार्मूला क्या होगा, आर प्राइम इज इक्वल टू एन स्क्वायर होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम वायर को स्ट्रेच किया। क्लियर है, यहाँ ये पॉइंट था। हमने अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर हमने किया तमाम टाइप के क्वेश्चन जो बनते थे, किसके, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टिविटी के, कंडक्टेंस के, कंडक्टिविटी के, कंप्लीट कर लिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ईएमएफ, ई एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वीटी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे दोनों के फार्मूलाज क्या है। ई इज इक्वल टू होता क्या है, ई होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। ये क्या होता है, ईएमएफ होता है एनर्जी यूज्ड बाय पर यूनिट चार्ज, या आप ये कह लें, या वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, आप ये कह लें। ये कहता है ईएमएफ, ई होता है। ठीक है, मैं ईएमएफ को ये शो करूंगा और टर्मिनल पीडी को वीडी शुरू करूंगा। ठीक है, वीडी शुरू करूंगा। ठीक है, इसमें क्या बनेगा हमारे पास, जो ईएमएफ है वो क्या होगा, एनर्जी यूज या कंज्यूम बाय चार्ज या वर्क डन बाय चार्ज। और बात करें वी की, वो क्या होता है, वो भी सेम होता है, एनर्जी यूज बाय चार्ज या वर्क डन बाय चार्ज, सेम फार्मूला। ठीक है, फार्मूला सेम है। और बात करके क्या बनता है, एनर्जी जूल आ गया और चार्ज कॉलम आ गया, बन गया जॉल पे कॉलम बन गया, जो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, इस किस्म में क्या होगा, जॉल पे कॉलम वोल्ट होगा। अच्छा, उनके फार्मूला भी सेम है, हाँ सेम होगा। और क्या बनता है हमारे पास, ईएमएफ है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और वी क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये तो हमारे पास सब कुछ सेम ही आ रहा है, फिर फर्क क्या है इनमें, हम कहेंगे इसको ईएमएफ और कहेंगे इसको वी। आओ देखते हैं। इनमें मेन फर्क है, जो ईएमएफ है ये डिपेंड करता है हमारे पास सर्किट कंप्लीट पर, ईएमएफ डिपेंड करता है सर्किट कंप्लीट पर, जबकि बात करने का वीटी की डिपेंड करता है हमारे पास ओनली फॉर एनी 2 पॉइंट अलोंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, फर्क क्या है, फर्क ये जो होता है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमने जोड़ी होगी सर्किट के बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, लोड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बल्ब जोड़ दिया, ये क्या होगी, इसकी कार होगी, यहाँ उसकी बात हो, एक्सटर्नल है। ठीक है, जो अगर वीटी फिर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर बात करें हम ईएमएफ ई की, ये कहते हैं सर्किट कंप्लीट पर, इसमें क्या होगा, एक तो हमारे पास जो होगी, जो हमारे पास लोड जुड़ा है आर कैपिटल आर, एक वो होगा, एक हमारे होगा सेल होगा। अब सेल की अपनी होगी, क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगी, ये भी होगी। जो ईएमएफ ई है ना, वो कैपिटल आर पर डिपेंड करते हैं और स्मॉल आर है सेल की जो बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है। ईएमएफ है कंप्लीट सर्कल होगा, जो वीटी है सिर्फ 2 पॉइंट्स पर, जो कहीं होंगे हमारे पास एक्सटर्नल होगा, रेजिस्टेंस होगा, उससे राउंड होगा। ये दोनों मेन फर्क है। ईएमएफ सर कंप्लीट क्या होगा और वीटी क्या होगा, किसी 2 पॉइंट है, क्या ए और बी सी क्या होगी, ये वीटी होगी। लेकिन ईएमएफ क्या होगा पास, यहाँ शुरू होगा, किससे शुरू होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तक मुकम्मल सर्कल होगा। ठीक है, किसमें, ईएमएफ के लिए। तो क्या बनेगा फार्मूला किसका, ईएमएफ का भी और वीटी का भी। आओ फाइंड करते हैं। तो फार्मूला क्या है, बाय ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो अगर हम निकाली ईएमएफ के बारे में, वो क्या होगा, E इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, यानी ये जो कि सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो डिपेंड करेगी आर रेजिस्टेंस पर, ये होगी। आर इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास, जो होगी हमारे पास एक्सटर्नल आर वो भी और इंटरनल आर वो भी होगा। ठीक है, क्या बन जाए, E इज इक्वल टू आर प्लस आर, आई इंटू आर इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू प्लस आई स्मॉल आर। ठीक है, ये बन जाएगा। और आई आर क्या होता है, वी होता है, क्या बन जाएगा, या फिर इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर। ये फॉर्म है किसका, ईएमएफ का। अगर बात करें किसकी, वी टी, वो क्या बनेगा हमारे पास, वी टी इज इक्वल टू, जब आई आर प्लस तो बन जाएगा माइनस हो जाएगा, बन जाएगा वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, यहाँ पे किसका पास ईएमएफ का, ये किसके पास टर्मिनल
पोटेंशियल डिफरेंस का। एंड जो बात बुक में लिखी है, मुकम्मल में लिखा हुआ है कि EMF इज कॉज एंड VT इज इफेक्ट, यानी जो हमारे पास VT है डिपेंड करता है EMF पर। अगर हमारे पास सर्किट का जो होगा करंट जीरो होगा, इस केस में VT जीरो हो जाएगा लेकिन EMF जीरो नहीं होगा। सही बात उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। EMF क्या एक कॉज है, VT का एक इफेक्ट है, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या EMF है और VT का इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट था, दोनों फार्मूलाज हो गए। अब आपने पढ़ ली फार्मूलाज, अब सोल्व करने क्वेश्चन और करते हैं। कहते हैं बताएं विच ऑफ फॉलोइंग इज पॉसिबल। E जो होगा EMF होगा वो VT से बढ़ सकता है, B E जो होगा वापस VT से कम हो सकता है, C जो EMF होगा वो VT इक्वल होगा, या D ऑल ऑफ देम। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम। ये ऑल केसेस पॉसिबल हैं। वो कैसे, आओ देखते हैं। हमारे पास कब किस केस में जो EMF है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बढ़ जाएगा, ठीक है। जब बैटरी चार्ज हो रही होगी इस केस में, ठीक है, जब हमारे पास होगा VT से बढ़ जाएगा। जैसे आओ देखते हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी मतलब आप किसी भी एग्जाम्पल है सर्किट की, आप ले लें फॉर एग्जाम्पल आप यूज़ कर रहे हैं किसी लाइट को यूज़ कर रहे हैं। इस केस में आपने लाइट को चार्जिंग में लगाया हो, अब लाइट चल रही है मतलब एक लोड लगा हुआ उसका रेजिस्टेंस है वो करंट यूज़ हो रहा है। इस केस में क्या होगा, जो होगा हमारे पास फाइंड कर लें, बैटरी डिस्चार्ज होगी ना, लाइट चल रही चार्ज भी नहीं हो रही, डिस्चार्ज होगी ना बैटरी, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास जो VT है इज इक्वल टू E माइनस IR, हम उसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं EMF क्या होगी 10 वोल्ट होगी, 10 वोल्ट होगी, ठीक है। उस केस में जो IR हम कहते हैं वो क्या होगा 2 वोल्ट होगी, तो यहाँ क्या बन जाएगी VT 8 वोल्ट बन जाएगी, ठीक है। जो कि हमारे पास जो थी टोटल EMF थी वो 10 वोल्ट थी, और जो हो गया बस जो अगर सर्किट एक्सटर्नल क्या होगी बस 2 वोल्ट होगी। इस केस में क्या होगा हमारे पास जो VT क्या बनेगी 8 बनेगी। क्या हुआ यहाँ पर, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास जो EMF कितनी 10 वोल्ट थी लेकिन VT क्या डिक्रीज होगी, कब, जब डिस्चार्ज होगी, ठीक है। इस केस में, ठीक है, जब डिस्चार्ज होगी तब जो EMF होगा वो बढ़ जाएगा किससे, VT से। हर केस B की बात कर लें, यहाँ पर कब जो EMF होगी वो कम हो जाएगी किससे, VT से। जब बैटरी को इस केस में अब चार्ज करेंगे, अब बैटरी को हम चार्ज करें, अब क्या हो जाएगा हमारे पास जो होगा चार्ज होगी ना बैटरी, तो यहाँ पर जो होगा IR प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर जो 10 वोल्ट था EMF 10 वोल्ट थी और IR 2 था, क्योंकि IR है क्या बन जाएगा VT 12 बन जाएगी। ये कितना 10 था, VT कितने की 12 होगी। इस केस में क्या होगा, जब बैटरी चार्ज हो रही होगी, वो एग्जाम्पल आप समझाने के लिए दी हुई है। मेन पॉइंट क्या है, जब बैटरी चार्ज हो रही है इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा EMF से, और जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम हो जाएगा, ठीक है। और किस केस में हमारे पास जो EMF है VT के इक्वल हो जाएगा, जब स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ का मतलब क्या है, मतलब है आपने स्विच को ऑफ कर दिया, सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगा। इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास जो I है वो जीरो हो जाएगा, क्या बन जाएगा VT इज इक्वल टू E प्लस IR, I क्या हो जाएगा जीरो। आपने सर्किट को जो स्विच है वो ऑफ कर दिया, सर्किट ओपन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होगा, करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, I जीरो हो जाएगा, I पहले पुट कर दी जीरो हो गया, क्या बन गया VT इज इक्वल टू E बन जाएगा। कब बनेगा, इस केस में जो हमारे पास स्विच को हम ऑफ कर देंगे या सर्किट ओपन होगा, इस केस में क्या होगा हमारे पास जो EMF होगा VT इक्वल होगा। क्लियर है, तो क्या हुए ये तमाम केस पॉसिबल है। जब बैटरी चार्ज हो रही होगी, चार्ज हो रही है VT ज़्यादा होगा, जब बैटरी चार्ज हो रही है VT कम होगा। जब सर्किट हमारे पास सर्किट ओपन है और स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करते सर्किट ओपन रहता है, इस केस में क्या होता है हमारे पास जो करंट फ्लो रहता है वो जीरो रहता है, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा EMF VT के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है ये ऑल पॉइंट, चलो ठीक है। एंड नेक्स्ट हम जो बात करें EMF की, इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू फाइंड द EMF, और जब भी हम यूज़ करेंगे जो वोल्ट मीटर क्या आता है, इसको जो करते हैं EMF को और VT को फाइंड करने के लिए, ठीक है। और जब भी हम यूज़ करेंगे वोल्ट मीटर को अलोंग सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है तो स्विच आपका जो क्लोज नहीं है, स्विच क्लोज्ड है मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा। स्विच क्या होता है बेसिकली, स्विच होता है कि बस दो पॉइंट होते हैं, चलो ये एक ही है। अब उसको अगर कर देंगे ना, ओपन कर देंगे, स्विच को ऑन, स्विच को क्लोज कर देंगे। आपने स्विच को ऑन कर दिया, इस केस में क्या होगा जो दो टर्मिनल है
वो एक ही वायर के होंगे, एक बार पास कर रही होती है, उसको हम ना स्विच पे लगाते हैं। स्विच क्या होता है, दोनों पे अलग करता है। जब स्विच को आप ओपन कर देंगे ना, ऑन कर देंगे, स्विच ऑन ऑफ होता है, सर्किट ओपन क्लोज होता है। अगर आपने स्विच को कर दिया, ऑन कर दिया, इस केस में क्या होगा, जो वायर का एक ही सिंगल वायर होती है उसके टर्मिनल आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब करंट फ्लो होने लग पड़ता है। जब स्विच को ऑफ कर देते हैं, उसके उसमें क्या होता है, जो टर्मिनल होते हैं वायर के होते हैं, ठीक है, वो आपस में वापस जुड़े नहीं होते हैं, तो सर्किट ओपन हो जाता है। जब स्विच का वायर क्लोज होता है, ठीक है, ये काम कैसे स्विच का होता है कि या तो उसी वायर को जोड़ देना या उस वायर को अलग कर देना, क्योंकि स्विच का काम होता है बस, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब हमारे पास सर्किट ओपन होगा या स्विच क्या होगा, ऑफ होगा, तो जो फाइंड करेगा ईएमएफ वो करेगा किसको, सिर्फ वोल्टमीटर, वो करेगा सिर्फ फाइंड किसको, ईएमएफ करेगा, ठीक है। इस केस में जो शो करेगा वोल्टमीटर पर वो क्योंकि ईएमएफ होगी। लेकिन जब हम कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, सर्किट क्लोज हो जाएगा, उससे करंट फ्लो करने लग पड़ेगा। इस केस में जो देगा रीडिंग वोल्टमीटर वो किसकी होगी, हमारे पास वीटी की होगी। क्लियर है, ठीक है। पॉइंट पढ़ लिए, क्या पॉइंट पढ़े, अगर सर्किट क्लोज है मतलब स्विच को ऑन किया हुआ है, इस केस में क्या होगा, वीटी मिलेगी वोल्टमीटर से, जो शो करेगी वोल्टमीटर की रीडिंग वो वीटी होगी। अगर स्विच ऑफ है, सर्किट ओपन है, इस केस में शो करेगा वोल्टमीटर ईएमएफ को, ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्या है, वोल्टमीटर से फाइंड करना है, वोल्ट करना है, और ईएमएफ होगी, वोल्ट हो गया, दोनों वोल्ट होते हैं, ठीक है। और अब आप क्वेश्चन करते से कुछ वो कहते हैं, आप वोल्टमीटर है वो रीड कर रहा है 2.2 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस सेल इन ओपन सर्किट, यानी केस होने के वो हमने स्विच को भी ऑफ किया हुआ है जब, और अब यही वोल्टमीटर है, हमें रीडिंग मिल रही है वोल्टमीटर की, पहले क्या मिली 2.2 मिली है, वो रीड करे ना इसने 2.2 से रीड किया है जब सर्किट क्या था, ओपन था, यानी स्विच ऑफ था। अब शो किया 1.8 जब सर्किट क्लोज है, यानी स्विच क्या ऑन है, ठीक है। तो आप बताएं इस सर्किट में जो हमने लगाया हुआ है एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, वो क्या 10 ओम है। आपने बताना है क्या होगी यहाँ पर, स्मॉल आर जो होगी रेजिस्टेंस इंटरनल वो क्या होगी, और फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या है, VT इज इक्वल टू E माइनस R, ये फार्मूला हमारे पास, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, आई और करने से बाहर निकाल लेंगे, ये बन जाएगा I इज इक्वल टू E माइनस VT हो जाएगा, और यहाँ से I मल्टीप्लाई जो डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू E माइनस VT और I हो जाएगा, ठीक है। और जो I क्या होता है, हमें पता है I जो V और I होता है, इसके पुट कर देंगे, क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू E माइनस VT ओवर VT ओवर R हो जाएगा, ठीक है। और ये जो R है यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, E माइनस VT ओवर VT इंटू R, ठीक है। ये बना फार्मूला किसका, हमारे पास रेजिस्टेंस का, क्या बना, जो है हमारे पास फाइंड करना फार्मूला किसका, स्मॉल r, जो क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका ये फार्मूला है, ठीक है। और ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें, पुट करते हैं वैल्यू, हमारे पास ईएमएफ क्या होगी 2.2 या 1.8। अब आप बताएं मुझे, मैं किसको कहूँगा ईएमएफ है, किसको कहूँगा VT है, ये मेन पॉइंट है। हमने जो VT में जो हमें मिली है 2.2 मिली है, ये रीडिंग किसकी है, जब सर्किट ओपन था, स्विच ऑफ था, क्या शो करेगी, ईएमएफ शो करेगी। 2.2 क्या है, ईएमएफ है। और बात करें 1.8, ये क्या है, जब सर्किट हमारे पास क्लोज था, स्विच ऑन किया हुआ था, इस केस में क्या होगा, जो 1.8 है वो क्या है, VT है। आउटपुट करते हैं 2.2 माइनस 1.8 ओवर VT क्या 1.8 है, R क्या 10 है, पुट कर दी, क्या बन जाएगा, 2.2 से 1.8 को करेंगे माइनस, ये बन जाएगा 0.4 ओवर 1.8 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 4/18 बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 4 को 2 पर, 18 को 9 पर डिवाइड कर देगा, ये बन जाएगा 20 ओवर 9 बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करते क्या बन जाएगा वापस, 9 2 बार 18 होता है, और ये से कुछ बड़ा है, हम कहेंगे 2 से कुछ बड़ा हो जाएगा, अबाउट 2.2 ओम हो जाएगा, क्या है हमारे पास, जो होगी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। एक्सटर्नल कितनी है 10 है, इंटरनल कितनी है 2.2 है, 2.2 के पास जो आंसर होगा आपका आंसर होगा R का, ठीक है। कैसे हमने इस मेन फार्मूले से पुट करते करते वैल्यू फार्मूला बनाया किसका, R का, तो पुट की वैल्यू किसकी
ईएमएफ की और वीटी की। ईएमएफ क्या थी जब हमारे पास सर्किट क्या था, ओपन था। वीटी क्या जब सर्किट क्या था, क्लोज था। क्या थी, रीडिंग थी किसकी, वोल्टमीटर की। पुट की वैल्यू निकाल लिया आंसर इंटरनेशन का। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस केस में आपको गिवन है बैटरी की ईएमएफ वो कितनी है, 50 वोल्ट है, और सर्किट में जो हमारे पास लोड कह लें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कह लें, वो कितने 10 ओहम है, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितने 4.5 है। आपने बताना है अब क्या हो गया। ठीक है, करते हैं, फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और फाइंड करना है आर करना है, आई आर बाहर चल जाएगा, माइनस ई हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी ओवर आई। तो हमारे पास ई कितने, हमारे पास अच्छा वी क्या होता है, हमारे पास आई आर होता है, पहले हमने वी इज इक्वल टू आई होता है, पुट कर दिया हमने, ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ओवर आई। ठीक है, और हमारे पास पुट करते हैं वैल्यू, ई कितने 50 है, और आई कितने 4.5 है, आर कितना 10 है, और ओवर आई द्वारा कितना जाएगा 4.5 आ जाएगा, क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू 50 माइनस 4.5 इन 10 ओवर 4.5। अब 4.5 को 10 से अगर मल्टीप्लाई क्या बनता है 45 बनता है, ये बन जाएगा 50 माइनस 45 ओवर 4.5 यानी 5 ओवर 4.5। अब बोले कुछ बड़ी है इससे, अबाउट आप कह लें ये हो जाएगी 1.1 हो जाएगा तकरीबन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, बस आर आ जाएगी 1.1 के पास जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ फाइंड कर ले किसको, इंटरनेशन कहाँ से, इस फार्मूले से जो ये है। ठीक है, मेन काम होता है आपको पता हो फार्मूला कौन सा मेन है, वहाँ से ड्राइव कर लेते हैं। देखिए आप मैंने ड्राइव किया ना, आपको हमने वाली पुट कर दी, हमें क्या फाइंड करना था, आर करना था, हम इसको बाहर ले गए, ये बन गया आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। वी क्या होता है, ई माइनस वी। ठीक है, और यहाँ पर पहले हम देखते हैं इसको, आई क्या हो रहा है, आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी ओ आई। वी क्या होता है, आर होता है, पुट कर दिया, मैंने निकाल लिया, सिंपल सा प्रोसेस होता है। ठीक है ना, आंसर क्या था 1.1 ओम आया था। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कहते हैं अ सेल है, उसकी आर कितनी है 4 वोल्ट। ठीक है, उसकी आर कितनी है इंटरनल, वो 2 है। वट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई। ठीक है, इफ दिस सेल इज बीइंग शॉर्ट सर्किट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता है बार बार। ठीक है, क्या होगी, ऑप्शन है 2 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर, 0 एम्पेयर, और क्या नाम है इसका, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी एम्पेयर। क्या होगा इसका आंसर, पता है बच्चे क्या लगाते हैं इसका आंसर, वो ये लगाते हैं डी वाला, वो कहते हैं सर्किट शॉर्ट हो गया तो मतलब बहुत जगह हम फाइंड कर पाएंगे इन्फिनिटी होगी। ऐसी बात नहीं है, सर्किट शॉर्ट होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सर्किट ओपन हो चुका है, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। जब हमारे पास फ्लो ना करे करंट, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो होगी आर, करंट फ्लो नहीं कर रहा ना, करंट फ्लो ही नहीं करेगा, जो ना बाहर लोड लगाएगा, बल्ब लगाएगा, उसकी एक्सटर्नल आर होगी वो जीरो हो जाएगी, वो ऑन ही नहीं हो जाएगा, आर क्या जीरो होगी इस केस में। ठीक है, और फाइंड करते हैं, क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और आर क्या इस केस में जीरो हो गया। हम पहले इसको फाइंड करते हैं बाहर, क्या बन जाएगा हमारे पास, आई जब आई माइनस हो रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू ई माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, और तो इस केस में हमने फाइंड कैसे करना था, जो आर है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, आर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अच्छा पहले पुट करना वी क्या होता है, आई होता है, पुट करें। ठीक है, ये बन गया आई इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्यों पुट किया हमने, बेसिकली हमें वी ना गिवन ना, हमें गिवन है करंट की बात हो रही है, आर की बात हो रही है, तो हम उस अकॉर्डिंग फार्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। हमें बात क्या आ रही है, पुट कर वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें बात हुई नहीं यहाँ पर कहीं वोल्टेज की, तो हमने करना है किसे फाइंड करना है, जो वी होता है, आई होता है, पुट कर दिया इसको। ठीक है, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, यहाँ पर आर क्या है, जीरो हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, आई जीरो, आई इंटू जीरो इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये साइड जीरो हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास है आई आर या माइनस क्या है, बन जाएगा प्लस का हो जाएगा, वो बन जाएगा आई आर इज इक्वल टू ई बन जाएगा, आर आई से मल्टीप्लाई है, नीचे का डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर बन जाएगा। ये फार्मूला फाइंड करने का, ई कितना हमारे पास 4 है, आर कितना 2 है, क्या बन जाएगा 4/2 इज इक्वल 2 एम्पेयर। मेन पॉइंट ये था, हमारे पास जो करंट है वो इन्फिनिटी नहीं होता, करंट जो हमारे पास है, यहाँ पर बात कैसी हो रही है,
सर्किट छोटा हो गया हमारे पास, इस केस में क्या होगा, जो होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो जीरो आती है, ठीक है, यहाँ पॉइंट ए है, तो क्या फ्लो करेगा करंट हमारे पास 2 एम्पेयर करेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। हमारे पास जब भी बात होगी किसके, शॉर्ट सर्किट की, हम क्या कहेंगे, इस केस में जो एक्सटर्नल आर है वो जीरो ही है, ठीक है, यहाँ पॉइंट मेन ये है। करंट फ्लो करेगा वो कितने, 2 एम्पेयर है, ठीक है, यहाँ पॉइंट ये है। जब भी होगा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन जो हमारे पास जो एक्सटर्नल आर होगी वो जीरो हो जाएगी, किसमें, शॉर्ट सर्किट में। क्लियर है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, आपसे कहता है अब बैटरी है उसकी जो है इंटरनल रेजिस्टेंस आर, वो आर है, व्हेन कनेक्टेड क्रॉस 2 ओहम रेजिस्टेंस सप्लाइड करंट ऑफ 4 एम्पेयर, ठीक है। एक बैटरी है जिसकी हमारे पास होगी इंटरनल रेजिस्टेंस वो आर होगी, हर बैटरी की आर होती है, ठीक है, हर बैटरी की जो होती है इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पर क्या आर है। कहते हैं अगर मैं इस बैटरी को जोड़ता हूँ, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितने, 2 ओम का, इस केस में सर्किट से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 4 एम्पेयर कर रहा है। जब मैंने इसी बैटरी को जोड़ा किससे, एक और रेजिस्टेंस से, अब उसकी रेजिस्टेंस कितनी, 5 ओम है, इस केस में जो शो कर रहा है करंट फ्लो वो 2 एम्पेयर कर रहा है, ठीक है। तो आपसे कहता है आपने फाइंड करना है किस चीज़ को, बैटरी की जो होगी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या होगी, आप इसको फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 2 ओहम, 0.5, 1 ओहम या 0 होगी, और फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। देखिए ना, इसी फार्मूले से हमने हर तरह को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। कितना फार्मूला है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है, और हमने फाइंड करना है किसको, अच्छा हाँ जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है EMF है, जो आई आर है ना, आई आर है, नेगेटिव का प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक है। और V क्या होते हैं, आई आर होते हैं, पुट कर दे क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ये फॉर्मूला किसका, EMF का, जो मेन फॉर्मूला था, जो मैं पढ़ा ना मेन फॉर्मूला EMF का, वो कहता है E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। आर क्या एक्सटर्नल है, आर क्या इंटरनल है, ठीक है, और आई क्या जैसा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। केस 1 के हमारे पास जो हमारे पास है एक्सटर्नल R1 वो कि 2 ओम थी, उस केस में करंट कितना 4 ओम था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला होगा E का वो क्या होगा, E इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I इंटू R। ये क्या होगा हमारे पास, केस 1 होगा। केस 2 जब केस B कहेंगे, उस केस में R2 कितने 5 ओम थी, तब फ्लो करने वाला करंट कितना 2 ओम था, 2 एम्पेयर था, तो ठीक है। यहाँ का बने फार्मूला E इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 R हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैंने I1 I2 कह दिया, R1 I2 कह दिया, पर मैंने R को नहीं कहा, क्यों, R तो कॉमन होगी, यहाँ पर बैटरी तो सेम ही है ना, उसकी R सेम ही होगी, लेकिन हमने E को दी है ना R को दी है, क्योंकि E और R कोई बैटरी से हो रही है, और जो हमारे पास होगी एक्सटर्नल आ रहा है वो चेंज कर रही है, तो उस अकॉर्डिंग हमने देखा चेंज के करंट, पहले क्या 2 था, पहले क्या था 4 था, अगर 2 हो गया, I चेंज किया, R चेंज किया, लेकिन जो EMF E थी और जो हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस R है वो सेम ही है, और हमें फाइंड करनी R करनी है, ठीक है। जो स्मॉल R है इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है उसको, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट क्या बनता है इसके बारे में, किसके बारे में, आउटपुट कर देंगे वैल्यू, ठीक है। क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास ये भी किसके इक्वल है, E के इक्वल है, A भी, और B भी क्या है, E के इक्वल है, तो बाय A एंड B क्या बन जाएगा, दोनों E के इक्वल है ना, दोनों कंपेयर कर लें, क्या बन जाएगा, I1 R1 प्लस I1 इंटू R इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I2 इंटू R। पुट करते हैं वैल्यू, I1 कितनी 4 है, R1 कितनी 2 है, प्लस I1 कितना 4 है इंटू R, I2 कितना 2 था, R2 कितना 5 था, प्लस I2 कितना वहाँ पर 2 था इंटू R, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 8 और प्लस 4R, 2 इंटू 5 इज इक्वल 10 प्लस 2 इंटू R इज इक्वल 2R। यह आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 2R प्लस क्या माइनस हो जाएगा, ये 8 है प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4 माइनस 2R इज इक्वल टू 2R, और 10 में से 8 निकलेगा बन 2 बन जाएगा, 2R इज इक्वल टू 2 से कैसे हो जाएगा, क्या बन जाएगा R1 ओम आ जाएगी। क्लियर है। ये क्या थी, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस थी। यहाँ पर हमारे पास ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किससे कंप्लीट हो गए, टॉपिक का नाम क्या था, टॉपिक का नाम था EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ जो क्वेश्चन था मैं मुकम्मल करें, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो क्या है,
पावर आउटपुट, ठीक है, हम इसे करने लगे हैं। लेकिन उससे पहले क्या था हमारे पास मेन फार्मूला, हमने इसको यूज़ किया बार बार, वो ये रहा था Vt इज इक्वल टू E प्लस E माइनस आई आर, ठीक है, ये मेरे फार्मूला यहाँ पर है, क्लियर है। सो व्हाट डू यू मीन बाय पावर आउटपुट, क्या होती है, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, वो पावर जो बैटरी जो लगाया होता हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर उसे प्रोवाइड करती है, तो हम कहते हैं पावर आउटपुट कहते हैं। इसके पता क्या चीज़ है, इसके फार्मूलाज ये इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछा होता है वो, ठीक है, क्या बनते हैं आओ देखते हैं। जो मतलब फार्मूला पावर आउटपुट का वो है पावर आउटपुट इज इक्वल टू ई स्क्वायर इनटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय ई डिवाइडेड बाय आर माइनस आर, आर कौन सा कैपिटल जो एक्सटर्नल और माइनस आर कौन सा स्मॉल जो इंटरनल है, होल का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। वैसे कि बोल डेरिवेशन बुक में, लेकिन हमारे काम का फार्मूला है, आपको डायरेक्ट पूछो फार्मूला है कौन सा, याद रखना फार्मूला पर क्या है, ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, ऊपर क्या कैपिटल आर है, डिवाइड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होल का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है, ये फार्मूला किसका है, पावर आउटपुट का। और अगर बात करें हम कब हमारे पास सर्किट की जो आउटपुट पावर होगी वो मैक्सिमम होगी, तब होगी जब हम कह देंगे जो है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है वो किसी किलो जाएगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कैपिटल उसी किलो जाएगी, ठीक है, जब हमारे पास स्मॉल आर ये हो जाएगा इसके कैपिटल आर के, ठीक है। इस केस में क्या बन जाएगा फार्मूला आओ देखते हैं, ये बन जाएगा ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है, आर सी आर कैंसिल, आर माइनस आर जीरो हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ई स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा, ये आर जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, आर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा ई स्क्वायर 4 बन जाएगा। यह किसका पावर आउटपुट मैक्सिमम फार्मूला है, ठीक है, कब होगी जब हमारे पास स्मॉल आर इक्वल हो जाए किसके कैपिटल आर के। पॉइंट क्लियर है, ये फार्मूला आपके पास हमें याद रखें फार्मूला, ठीक है, पावर आउटपुट का फार्मूला और मैक्सिमम पावर आउटपुट फार्मूला, ठीक है, आपने याद रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या फार्मूला, क्या है दोबारा बात करते हैं, ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होल का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। और बात करें हम पावर मैक्सिमम आउटपुट की, इस केस में क्या होगा ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4r, ठीक है, आर कौन सा कैपिटल का होगा, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट था, ये फॉर्मूलास थे। अब नेक्स्ट है कुछ पॉइंट जो हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस आर, वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, नंबर वन पे क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, उन पे करती है जितना इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना क्या होगा हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और ये डिपेंड करती है किस पर, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रोड्स बैटरी के इलेक्ट्रोड्स है उनके बिटवीन डिस्टेंस होगा उतनी ये बढ़ जाएगी। बाहर किसकी हो रही है, आर यानी स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, जो क्या होती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी, है ना, उसकी बात हो रही है। जितना इलेक्ट्रोड्स में फासला बढ़ जाएगा उतना भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड वो होगा उसके इसमें आर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बनते हैं, इनके रिलेशन बनते हैं। वैसे गिवन तो रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको शो करने के लिए, याद रखने के लिए, पॉइंट रखने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया। हमने जो एरिया को शो कर दिया, ये इन्वर्स होगा स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के। जितना इलेक्ट्रोड्स का बढ़ जाएगा एरिया उतनी आर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जितना एस डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स बढ़ जाएगा उतनी बढ़ जाएगी क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। फार्मूलाज क्या पावर के, बड़े फेमस फार्मूलाज हैं, हम इन्हें पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। क्या क्या फार्मूलाज हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर और P इज इक्वल टू V स्केयर ओवर आर। जो ये फार्मूला है हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो सर्किट होगा वो किस में होगा, सीरीज में होगा। वहाँ पर जो जुड़े होंगे कैपेसिटर कह रहा हूँ, रजिस्टर जुड़े होंगे, वो क्या जुड़े होंगे
सीरीज में होंगे, इस केस में हम यूज करेंगे फार्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर वाला। क्यों बोला? क्योंकि सीरीज में करंट फ्लो सेम होता है, तो हम यूज करें फार्मूला किसका आई वाला करेंगे, वो कौन सा है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर वाला। और हम यूज करते हैं सर्किट पैरेलल के लिए कौन सा फार्मूला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। क्यों? क्योंकि पैरेलल में हमारे पास V वोल्टेज सेम होता है, हम यूज करें फार्मूला कौन सा, वोल्टेज लो क्या होगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर होगा। पॉइंट क्लियर है? मैं बड़ा स्लो उसको बोलने की कोशिश करता हूँ, पर बीच में कभी कभी स्पीड तेज हो ही जाती है। ठीक है, चले, टाइम तो कम हुआ लेक्चर का, इससे ये पॉइंट भी तो है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट इफ करंट इज 5 एम्पियर। ठीक है, क्या करने लगे हैं, हमने पढ़े फॉर्मूलास, अब करेंगे क्वेश्चन आते किस तरह के हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन है आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लें, और जो हमारा टारगेट है, हमारा गोल है, अपने एग्जाम में फुल मार्क्स लेके दिखाना, वो कंप्लीट करें। ठीक है, फार्मूला क्या है, इफ आई इज इक्वल टू 5 एम्पेयर और पावर 1 वोल्ट हो। आप बताएं इस केस में क्या होगी, हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन क्या है, करंट है, यूज का फार्मूला कौन सा, करंट वाला, वो क्या होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, आर इज इक्वल टू P ओवर आई का स्क्वायर। हमारा फाइंड करना है ना, क्या बन जाएगा, पावर कितनी है 1, आई कितने 5, क्या बन जाएगा 1 ओवर 25, 5 का स्क्वायर है। तो इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, जो ऊपर 1/5 आ गया, ऊपर वैल्यू छोटी से बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर देंगे 100 पे, सेम बात ही रहेगी। 25 इसको डिवाइड कर 4 पर, ये बन जाएगा 4/100 इज इक्वल टू 0.04 ओम आ जाएगी क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपको गिवन है सर्किट, जिसमें जो बैटरी की जो V है, वोल्टेज 20 वोल्ट है, बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं दो रेजिस्टेंस, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में, एक क्या है 2 ओम का, एक दूसरा कौन सा R2 6 ओम का। आपने बताना है पावर क्या होगी, 1 की पावर होगी 2 की, मतलब जो पावर 1 बाय पावर 2 इनकी रेशियो क्या होगी। ठीक है, इस केस में सर्किट कौन सा है, सीरीज है, फार्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्यों? क्योंकि सीरीज है, करंट सेम है। ठीक है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, रेशियो क्या बनेगी, P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर और इंटू R1 डिवाइड बाई आई स्क्वायर इंटू R2। मैंने क्यों नंबरिंग नहीं दिया आपको, आई को R को नंबरिंग दिया है ना, R तो चेंज है, एक 2 का एक 6 का है, मैंने आई को नंबरिंग क्यों नहीं दी, हमने क्या बात की, सीरीज है, आई सेम होगा, आई की नंबरिंग कोई नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट था। तो इस केस में बात किसकी हो रही है, हमारे पास आर के से बात हो रही है, क्या बन जाएगा, पावर आर के क्या है, डायरेक्ट है, तो क्या बन जाएगा P1 और बाई P2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। ठीक है, R1 कितने हमारे पास 2 है, R2 कितने 6 है, क्या बन जाएगा 2/6, ये बन जाएगा 1/3, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा क्या है, रेशियो पावर की। ठीक है, अब नेक्स्ट सर्किट है, यहाँ पर हमारे पास दोबारा एक बैटरी है, जुड़ी 2 रेजिस्टेंस थे, लेकिन इस केस में जो रेजिस्टेंस है वापस में क्या है, सीरीज में, पैरेलल में फार्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू V का स्क्वायर डिवाइड बाई R। ठीक है, तो फाइंड करना, रेशियो फाइंड करनी पावर की, और फाइंड करते हैं, फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो क्या बन जाएगा, हम फाइंड करने के रेशियो पावर की विद रिस्पेक्ट टू R, ये बन जाएगा P इज इक्वल टू R2 P1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1, क्योंकि P R क्या इन्वर्स है, तो इन्वर्स आएगा। ठीक है, इन्वर्स शो करेंगे पैरेलल के लिए, तो R2 कितने 9 है, R ने कितने 3 है, क्या बन जाएगा 9/3, जो 3 9 को 3 पर डिवाइड कर देगा, ये बन जाएगा रेशियो पावर इज इक्वल टू 3:1 होगी, क्या है, पावर रेशियो है। क्लियर? यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था, चाहे सीरीज में पैरेलल में, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, फार्मूला पावर का निकाल लेंगे। ऑल टॉपिक जो सिचुएशन है हमने कवर कर लिए, उनके तमाम पॉइंट जो करने हैं वो कवर कर लिए, और साथ साथ जो बनते क्वेश्चन वो भी कवर कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्या है, PYQS पास्ट ईयर क्वेश्चन, वो भी लेटेस्ट। ठीक है, हम करते हैं, आओ ठीक है करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे कहते हैं दी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन मेटल is proportional to the applied voltage as long as temperature of conductor kept constant। ये स्टेटमेंट किस चीज़ की है,
ये क्वेश्चन है एग्जाम में, क्या कहता है जो करंट है किसी भी मेटल में फ्लो कर रहा है वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के, जब तक उसका जो होगा हमारे पास टेम्परेचर कट कांस्टेंट है। ये डिफाइन किसकी है, ये डिफाइन किसकी है, फॉर्मूला कौन सा है, आई होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज से। ये कौन कहता है, ये कहता है हमारे पास जूल कहता है, गास कहता है, ओम कहता है, एम्पेयर कहता है, ओम कहता है। हमें फॉर्मूला आई होगा डायरेक्ट वी के, कब तक, जब उसकी फिजिकल स्टेट मतलब उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है दी ओहम लॉ इज एप्लीकेबल इफ नंबर ए टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर बिकम इन्फिनिट, नहीं गलत, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस ना, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर डिक्रीज ना, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन सेम, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, वो देखो उसी क्वेश्चन को एक अंदाज से पूछ लिया, बात वही थी। क्वेश्चन 9 है, ये क्वेश्चन है खैबर यूनिवर्सिटी 24 का लास्ट क्वेश्चन है। कहता दी IV ग्राफ फॉर नॉन ओहमिक डिवाइस मटेरियल इज ऑलवेज, क्या होगी, देखो ना वो कितनी अच्छी बात उसने कर दी है। उसने अगर IV की बात की है हमें सब बता दिया कि बात नॉन ओहमिक क्यों हो रही है। वैसे क्या होता आपको IV क्या कहता और नॉन कहते ही ना, आप पहचानते कैसे, उसने सब बता दिया कि ग्राफ IV किसका होता है, नॉन ओहमिक का होता है। मतलब इस केस में जो स्लोप होगी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, क्या होगी, एक कर्व लाइन होती है। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। वो कितना अच्छा है खैर उसने अगर बताया ना कि ग्राफ IV है तो किसका होता है, नॉन ओहमिक का होता है। उसने हमें सब बता दिया ताकि हमें तंग भी ना हो, बड़ी अच्छी बात उसने की है। MD कैट की बात हो रही है, इतने से पहले क्वेश्चन आ रहे होते हैं, यही तो बेनिफिट है लेक्चर का। आपको तो लग रहा है भाई फिजिक्स जिसको एक बच्चा सबसे मुश्किल मान रहा होता है, कितनी सिंपल है, सिंपल सिंपल पॉइंट है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, यही तो आ रहे होते हैं। देख लें पास्ट पेपर में और क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। बात क्या होती है, मेन चीज़ पढ़नी होती है, उसे बार बार पढ़ना होता है, प्रेशर मैनेज करना होता है, टाइम मैनेजमेंट करनी होती है, ये चीज़ मेन होती है। याद रखना चीज़ें वगैरह इतने मसले की बात नहीं होती, यह काम मुश्किल नहीं होता, काम सिंपल से है, बस फॉलो करने का प्रोसेस। बात क्या होती है, आपको आते होते हैं बड़े मुश्किल काम है, ऐसा नहीं होता। जिन्होंने किया है वो जानते हैं, जिन्होंने फुल नंबर लिया वो जानते हैं कैसे फुल नंबर आते हैं, क्या करना पड़ता है, सिंपल काम होता है। आपको मैं दिखा भी हूँ साथ में। ठीक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट है, UHS क्वेश्चन है। क्या कहता है, दी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन मेटल इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस, ठीक है, इट बिल्कुल लॉन्ग, ठीक है, एज लॉन्ग एज टेम्परेचर कंडक्टर केप्ट कांस्टेंट इज नाउन एज। देखो जी उसी बात को उसने चेंज किया स्टेटमेंट, बात तो वही कर रहा है। क्या कह रहा है, मेटल में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा प्रोपोर्शनल किसके, पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा, कब तक, जब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ये डिफाइन किसकी है भाई, किसकी डिफाइन है, पता हमने किसके बारे में, ओहम लॉ की डिफाइन है। रिपीट हो रहे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये BUMHS 24 का क्वेश्चन है। ये कहता है ओहम लॉ स्टेट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, उसी चीज को पूछ रहे अलग तरीके से। मैंने क्या बात की थी, ओहम लॉ से क्वेश्चन बहुत आ रहे होते हैं, हर बोर्ड ने क्वेश्चन वहां से लिए, ठीक है ना। जो पॉइंट बता रहा हूँ वो पॉइंट फॉलो हो रहा है, पर मेन बात क्या होती है, आपको चाहिए आप नीचे कमेंट में बताया करें लेक्चर कैसे लग रही है, ताकि एक होता है ना मिलके मोटिवेशन, बच्चों को फ़ायदा भी हो रहा है। कितना टाइम लगता है तो काम करने के लिए, तो जो बेस्ट लगे आपको, ठीक है ना, सो शेयर किया करें लेक्चर को मस्ट, ठीक है ना। आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, जब मैं तैयार करता हूँ ना इतनी क्वालिटी चीज़, मान से यही होता है, इससे होगा बेनिफिट लाखों बच्चों को। कैसे होता है, जब बच्चे शेयर करते हैं, क्योंकि मेरा काम तो तैयार करना है ना, टाइम उसी पे लगाना है, उसमें इतना लगे तो होता है, आपका काम होता है शेयर करना, मस्ट शेयर किया करें, ठीक है ना। और अच्छा क्वेश्चन के नेक्स्ट ये जैसे क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज इनवर्सली विद R, किसके इनवर्स, फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू R इंटू I। तो जो R होगी हमारे पास करंट की होगी, ठीक है। अच्छा वो फार्मूला एक और है, एक और फार्मूला है, V इज इक्वल टू जो क्या है रेजिस्टेंस का फार्मूला है ना, उसकी बात हो रही है। तो क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। यहाँ पर
हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो रो के एल के डायरेक्ट है, जबकि ए क्या है, इन्वर्स है। क्या होगा, एरिया क्वेश्चन है। अगर बात करें आप रो रेजिस्टिविटी के और लेंथ के, उसके तो क्या है, इन्वर्स है। टेम्परेचर की बात नहीं होती, लेकिन वैसे क्या होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। टेम्परेचर के क्या होगा, बी सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बी सी नहीं होगा, ए इसका आंसर होगा। R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए से क्या, इनवर्स है, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, ये इसका आंसर है, देखे ना, क्या आंसर है इसका, ए इसका आंसर है। R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ लेंथ ऑफ वायर बिकम 2 टाइम्स, ठीक है, टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, एरिया बिकम 1/2 टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देन अब उसे क्या होगा, रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन है नंबर 23 का, आओ देखते हैं। हमने किया है फाइंड करनी, रेजिस्टेंस करनी है, लेंथ को कर दिया है डबल और एरिया कर दिया हमने हाफ। जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो गया, यहाँ पर हमने फाइंड किया था जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम में रहती है। हमने क्वेश्चन किया और वही क्वेश्चन भी आ गया। कैसे 4 टाइम होती है, आओ देखते हैं। फार्मूला क्या देखो ना, ये 2L हो जाएगी, ए बाई 2 हो जाएगा, 2 बाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 इंटू जो बन जाएगा 4L हो जाएगा, ठीक है। हमने ये सोल्व किया क्वेश्चन और वही क्वेश्चन पास में भी आ गया, ठीक है। क्योंकि मैं पॉइंट उठाता ही वो वाले होता हूँ, नोट्स पे पॉइंट मौजूद ही वो हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ताकि कंटेंट ऑथेंटिक हो, ओवर बातें ना हो, टू दी पॉइंट हो, जहाँ से बात पहुँच जानी जो आपको बेनिफिट देगी, काम ओवर ना हो। हर चीज़ और काम खराब करती है, 12-12 घंटे काम करना टाइम वेस्ट होगा ना, न कर पाएंगे कुछ कर पाएंगे। मैंने किया था क्योंकि कुछ था ही नहीं और मैंने उस चीज़ को देखा, बच्चों को तंग क्या कर रही होती है, तमाम से दूर की टू दी पॉइंट मेन बात जो प्रैक्टिकल है, फायदेमंद आपके लिए हो गया। अब एमडी कैट के नम्स के आप लोग इंजीनियरिंग अदा करनी, जितना टाइम होता है उससे अकॉर्डिंग ये चीज़ करनी होती है, टू दी पॉइंट मेन बात, ठीक है। अब नेक्स्ट है, मैं बार बता रहा हूँ तो पॉइंट के बाद जो चीज़ है ऑथेंटिक है, टू दी पॉइंट है, आपको बेनिफिट देगी। ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को बताए कि चीज़ ऑथेंटिक है, ताकि वो पूरे यकीन और कॉन्फिडेंस के साथ उसको फॉलो कर सकें। बच्चे क्यों करते हैं इतने सोचते, उन्हें लगता है जो मैं ये कर रहा हूँ चीज़ काफ़ी नहीं होगी। हालांकि मैं दिखा रहा हूँ जो बताया वही पेपर में आ रहा है, यानी ये ऑथेंटिक है। अगर आपने करना है ना, बाकी काम भी करना है, पर फिर भी हम किसी को प्रेफरेंस देते होते हैं, तो देने इसको प्रेफरेंस। तो मॉम से शामिल है, चैप्टर मुकम्मल है, पास के MCQ है, सोल्व किए, सब कुछ शामिल है। आपने करना है इस चैप्टर को पहले दें, इन नोट्स को, इन लेक्चर को प्रेफरेंस दें, ये मुकम्मल हो जाए, बाकी मन का टाइम बचा भी कर लें। रूल तो ये होता है ना, एक्स्ट्रा करने ठीक कर लो, पर कब करना है, जब आपका मेन काम मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद टाइम बचता है एक्स्ट्रा भी कर लें, आपका मन कर रहा है, पर टाइम नहीं होता, मेन पॉइंट जो होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लास्ट क्वेश्चन है, BUMHS, बी यानी बुलान की बात हो रही है। ये क्या, रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ, किसकी होती है, करंट की, वोल्टेज की, मोशन चार्जेस की, या फिर ऑपोजिशन टू द मोशन चार्जेस। किसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। क्या होती है, डी इसका आंसर होगा, क्योंकि इसकी डिफाइन है ना, जिसमें हम कहते हैं किससे हैं, चार्ज की फ्लो को जो होती है मुखालिफत, ऑपोजिशन, वो क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। पॉइंट क्लियर है, क्लियर है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, A new conductor has a resistance of 10 ohm if it is cross section area is double, ठीक है, A डबल हो गया, R उसकी 10 ohm है, while keeping length constant, ठीक है। दी न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी, हमने अगर A डबल कर दिया, लेंथ सेम ही रहेगी, इस केस में उसकी क्या होगी हमारे पास, रेजिस्टेंस, ठीक है। फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है हमारे पास R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। यहाँ पास क्या है, जो हम देखेंगे रो का रिलेशन एरिया से, वो क्या इन्वर्स है ना। हमने क्या डबल किया है, अगर ए डबल होगा जो आर है वो हाफ हो जाएगी, वही होगा ना। अगर हमने पढ़ा है कि जो होगा आर रेजिस्टेंस वो क्या है, ए के इन्वर्स है। अगर हमने ए डबल किया तो आर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और क्या बन जाएगी, 5 ओम बन जाएगी। 10 थी ना पहले आर, अब कितनी हो जाएगी, उसका हाफ क्या हो जाएगी, R/2 5 बन जाएगी, ठीक है। किसका आंसर होगा, 5 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये UHS से जो क्वेश्चन है, क्या कहता है, दी फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर।
R is equal to rho L over A. In the formula, the symbol rho stand for, rho क्या होता है? Resistance नहीं, वो R होता है. इसका होता है नाम rho is equal to resistivity या फिर specific resistance. क्लियर है ना? क्या है? कोएफिशिएंट ना, प्रोडक्ट नहीं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल यूनिट ओहम मीटर जी. क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है ऑफ मटेरियल इन यूनिट ओहम मीटर. ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन एनएमडी कैट का. जब नेशनल एमडी कैट हुआ था वो कहते हैं कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, लेंथ, एरिया. किस पे करती है? सिंपल बात है, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर और रेजिस्टेंस इन तुम पे डिपेंड करता है. आंसर क्या होगा इसका? डी होगा. ठीक है. सो टू से डेट, यहाँ देखिए ना पॉइंट आपने बताया ही नहीं मुझे. वो बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, ना कंडक्टेंस की. कंडक्टेंस डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर. हमने भी देखा था कंडक्टिविटी सिग्मा डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी पर, रो पर. और हमने क्या पढ़ा था? जो रो होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर और डिपेंड करती है मटेरियल पर, ना के बाकी तमाम फैक्टर पर, सीधे पर डिपेंड करती है. तो अगर रो रेजिस्टिविटी वो डिपेंड करती है इन पर और सिग्मा क्या होता है? डिपेंड करता है इस पे. ये क्या होगा? इसका आंसर ए होगा. ठीक है, वो कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, ना कंडक्टेंस की. ठीक है, कंडक्टिविटी रो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, वो सिर्फ से दो चीज़ पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, मटेरियल पर. तो उसका मतलब क्या होगा? सिग्मा किस में डिपेंड करेगा? किस पर? इन पर, टेम्परेचर पर, नेचर पर. ठीक है, ये इसका आंसर लिखा था. क्लियर है? ठीक है, मैंने तमाम सोल्व करने क्वेश्चन पास्ट पेपर के और उनका आंसर भी है, क्वेश्चन भी सोल्व है, साथ मेंशन भी किया है किस बोर्ड के, और है भी कौन से टॉपिक वाइज है. इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और ऐसे मैंने आपके सोल्व किए सारे क्वेश्चन. ठीक है. A wire of length L has resistivity rho if the wire is divided in two halves. ठीक है, then इसकी क्या होगी हमारे पास? रेजिस्टिविटी. चलो जी, क्या पूछ रहा है? एक वायर है, उसकी लेंथ L है और रेजिस्टिविटी रो है. अगर हम उसकी कर देंगे हाफ लेंथ को, क्या होगी इसकी रेजिस्टिविटी? क्या हो जाएगी? हाफ होगी. डबल क्या होगी? माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पॉइंट था? रो डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ. क्या रहेगी? सेम रहेगी. मैंने आपको पॉइंट बताया था वहीं पर ही. क्या बताया था? कि हमारे पास ना लेंथ चेंज करने से, ना एरिया, ना रेडियस, ना डायमीटर, ना अल्फा, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें, टेम्परेचर एंड मटेरियल. बाकी जो चेंज करता है रो एंड सिग्मा रिमेन कांस्टेंट. क्लियर है पॉइंट? चलो ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज. अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है ये जिसका. ये कहता है व्हेन लेंथ ऑफ कॉपर वाइज डबल देन उसकी क्या होगी? रेजिस्टिविटी. भाई पॉइंट सिंपल सा है, उसने कह दिया वायर किसकी है? कॉपर की है. हमारा सेम तो है मटेरियल, अगर कॉपर ना करे तभी क्या सेम है. अब इसका सेम है तो डिपेंड ही नहीं करेगी, रिमेन सेम रहेगी. देखिए ना, एक क्वेश्चन लास्ट ईयर 23 में 24 में आ गया. अब एक क्वेश्चन 25 से भी आएंगे इंशाल्लाह. जो अगर तमाम करवा रहा हूँ जरूरी नहीं कि यही आ जाए उठ के, हो सकता है आ जाए, बनाया तो मैंने नहीं है, पर मैं ये जानता हूँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं. अब भी पूछेगा, आपको वही बता रहा हूँ. और आएंगे, आप जो कमेंट में लिखेंगे सर आपने जो पढ़ा है वही आया, इंशाल्लाह रिमेन सेम. ठीक है, फर्स्ट क्या होगा? रिमेन सेम होगा. क्लियर है पॉइंट? चलिए ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दी रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर. क्या होगी? टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है. यार पॉइंट पढ़ा नहीं हमने. क्या होगी? डिक्रीज करेगी. ये देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का, राइट है. अब उसके बाद नेक्स्ट है दिस सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेवी अल्फा आर. कौन होते हैं? कौन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर. हम इनके बारे में बताते हैं, ना इंसुलेटर, ना कंडक्टर, ना अलॉय. ठीक है, उसी चीज़ को पूछ लिया दोबारा से, उसी टॉपिक को, उसी पॉइंट को एक अलग तरीके से पूछ लिया, पर ना मुकम्मल हमने ना उसका बेहतर रिलेशन बना दिया था कि जो होता है नेगेटिव अल्फा वो कौन सा होता है, तो जाना पड़ता है उनके, ये कौन सा सेमीकंडक्टर होते हैं. ठीक है, आपको मैंने कहा था एग्जाम्पल लेके पूछेगा के बारे में. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये केजू जैसे क्वेश्चन है केल्विन यूनिवर्सिटी का. तो कहता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज
इंक्रीज इन टेम्परेचर पर ओहम रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, या फिर हाँ जी डिग्री टेम्परेचर, ये इसका आंसर है। इसे डिफाइन है ना आपकी, किसकी है, एल्फा की डिफाइन आपकी लिखी हुई है, वो क्या है, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, डिग्री केल्विन कैन डिग्री सेल्सियस कह रहे है टेम्परेचर ही ना, उसके राइज पर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा फिर से इनका, ये होगा, डिफाइन है उसकी, ठीक है। फॉर मेटल्स द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट इज, क्या होगी मेटल के लिए, मेटल कंडक्टर बल्ब फिलामेंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सदा में क्वेश्चन है, क्या कहता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल हैज नेगेटिव नेचर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कौन है इनमें से जिसका अल्फा वो नेगेटिव है, कॉपर जर्मेनियम सल्फर जिंक, कौन है, कॉपर तो मेटल है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, क्या होगा इसका आंसर, नेगेटिव सेमीकंडक्टर जर्मेनियम, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज ड्यू टू विच ऑफ फॉलोइंग रीजंस, ये बी क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक बैटरी में जो होती है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, वो किसकी होती है, हमने पढ़ा था वो होती है ड्यू टू दी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स, क्या इसका आंसर होगा, ए होगा। 67 का आंसर क्या है, ए है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी इंटरनल बैटरी इस, ये क्या होती है, इन पैरेलल टू एक्सटर्नल लोड, इन सीरीज टू एक्सटर्नल लोड, या नॉट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड, या जीरो होती है। आप बताएं क्या होती है, एक्सटर्नल लोड यानी एक्सटर्नल आर कैपिटल आर से क्या होती है, सीरीज में होती है। हमने सर्किट में मुकम्मल देखा, ये तो सीरीज में आ रही होती है, ठीक है। जो कि बैटरी जो रहती है सीरीज में होती है, अगर एक रेजिस्टेंस हो तो उसके इसमें क्या होगा, सीरीज में होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। जो होती है हमारे पास, जो होती है इंटरनल आर, वो किसकी होती है, बैटरी की होती है, हाँ बैटरी की होती है, और बैटरी का सीरीज होती है, और क्या होगा, सीरीज में होगी वापस, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोबारा बुलाने क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन है, क्या कहता है, अब बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 6 वोल्ट, उसकी जो स्मॉल आर है वो 0.4 है, वो जुड़ी है कैपिटल आर 0.8 से, जो क्या हो गया बस इस इट इज कनेक्टेड टू अ 2.6 ओहम रेजिस्टेंस टू अ स्विच, व्हेन स्विच ओपन इस केस में अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्विच क्या होगा इस केस में, ठीक है। अब फाइंड करते हैं, क्वेश्चन क्या है, 69 है, उसने कहा स्विच ओपन कर दिया है, स्विच ऑन की बात नहीं हो रही, ओपन की हो रही है, मतलब सर्किट ओपन हो गया है, इस केस में क्या हो गया, करंट फ्लो जीरो हो जाएगा। अगर वो करंट जीरो है तो इस केस में क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, 3 केस पढ़े थे, जब हमारे पास सर्किट ओपन हो जाए, करंट फ्लो जीरो हो जाए, उस केस में वीटी ई के इक्वल होती है, ठीक है ना। क्या बनेगा इसका आंसर, जो हमारे पास होगी फाइंड करने हमने, वीटी को ठीक है बनेगी, ई के इक्वल बनेगी, आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, सिंपल बगैर सॉल्व किए, ठीक है ना, बी होगा। फिर 3 केस पढ़े थे, जब बैटरी चार्ज हो रही है उस केस में तो वीटी ज़्यादा होगी, जब डिस्चार्ज हो रही है उस केस में ई ज़्यादा होगी, जब बैटरी से करंट फ्लो नहीं कर रहा, बैटरी का सर्किट ओपन है, उस केस में क्या होगा, आई जीरो होगा और वीटी ई के इक्वल होगी। क्लियर है ना, मेन पॉइंट ये था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सजाब एम क्वेश्चन 23 का, क्या कहता है, एट हीलिंग पॉइंट आ हीलिंग कोइल, एक हीटिंग कोइल हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, ठीक है, इट इज डिजाइन टू ऑपरेट ऑन 20 वोल्ट, व्हाट इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू हीटर इन 10 सेकेंड, ठीक है। वो कहता है एक हीटिंग कोइल है, उसका जो रेजिस्टेंस है, कोइल रेजिस्टेंस है वो कितनी 10 ओहम है, वो डिज़ाइन किए ऑपरेट कैसे 20 वोल्ट पर, ठीक है। उसकी जो होगी कितनी प्रोवाइड की उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी 10 सेकेंड में, और फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या होगा, फाइंड करना है एनर्जी को, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो पहले फाइंड करते हैं पावर को, इस केस में पावर क्या होगी, हमें गिवन क्या है, वोल्टेज
और रेजिस्टेंस हमें करेंगे फॉर्मूला वी वाला कौन सा, P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर वाला फॉर्मूला, ठीक है। V कितने हमारे पास 20 है, R कितने 10 है, 120 का स्केयर इंटू 10 यानी 400/10 इज इक्वल टू 40 वोट क्या है, पावर है, ठीक है। पावर करेंगे मल्टीप्लाई टाइम से, आ जाएगा एनर्जी आ जाएगी। पावर कितने 40, टाइम कितना हमारे पास, पावर कितनी, एनर्जी कितनी 40 है, जो एनर्जी नहीं पावर कितनी 40 है, टाइम कितना 10 है, क्या बन जाएगा एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू 400 जूल, ठीक है। हमने फाइंड करनी थी एनर्जी करनी थी, फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर हमने फाइंड कर ली और टाइम हमें गिवन था, मल्टीप्लाई किया निकाल ली क्या एनर्जी, वो क्या है 400 जूल है। फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब एमएस क्वेश्चन है, ठीक कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम विच ऑफ फॉलोइंग इज द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी आउटपुट, क्या फॉर्मूला था उसका, E इज इक्वल टू 4 इंटू E इज इक्वल टू 4 E इज इक्वल टू E इज इक्वलिंग, क्या फॉर्मूला उसका, पावर आउटपुट इज इक्वल टू E स्क्वायर ओवर 4R, E स्क्वायर ओवर 4R भी थे, ठीक है। R कौन सा, कैपिटल का, ठीक है, क्या आंसर होगा E स्क्वायर ओवर 4R, किसका होगा, मैक्सिमम पावर आउटपुट का। मैंने कहा था आपको एक फॉर्मूला पूछ रहा था इस चीज के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट दैट मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू लोड व्हेन, कब डिलीवर करते हैं, मतलब आउटपुट पावर कब मैक्सिमम होती है, हमने पढ़ा था जब बैटरी की जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस आर वो किससे इक्वल होगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के, इस केस में आउटपुट पावर मैक्सिमम हो जाएगी, क्या बनेगा, डी लॉस हाफ नहीं, रेजिस्टेंस जीरो नहीं, रेजिस्टेंस डबल नहीं, से इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, क्या होगा इसका आंसर, डी होगा, ठीक है। कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट इंटू एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है, किसका होता है, वोल्ट एम्पेयर, यहाँ वोल्ट एम्पेयर की बात नहीं हो रही, वोल्ट एम्पेयर कैसे होता है, ये तो आपका कैसे होता है, पावर का, फार्मूला क्या पावर का, P इज इक्वल टू V इंटू आई, V क्या है वोल्ट, I क्या एम्पेयर, क्या बनेगा पावर बनेगा, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पेयर, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्ट एम्पेयर इज यूनिट ऑफ, किसका होगा, ये उससे एक साल पहले क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन अगले साल आ गया, रिपीट हुआ क्वेश्चन, भले से चेंज की वर्डिंग, वहाँ उसमें वोल्ट इंटू एम्पेयर कह दिया या वोल्ट एम्पेयर कह दिया, किसका होगा, पावर का ही होगा, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आकर 5 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हमारे जो करने वाले थे और हमने टॉपिक मुकम्मल कर लिए। तो फिर बताएं कैसा रहा आज का लेक्चर। आज हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑल पॉइंट्स वो कवर किए, वहाँ से आते से क्वेश्चन वो कवर किए, फिर हमने अबाउट 25 प्लस लेटेस्ट पास्ट क्वेश्चन वो मुकम्मल किए। तो फिर कैसा लगा आज का लेक्चर नीचे कमेंट में बताना। अगर आपको इस लेक्चर से बेनिफिट हुआ है अपने क्लासमेट को मस्ट शेयर करें, कम से कम किसी एक में शेयर कर दें पर मस्ट शेयर करें। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त वन शॉट में, तब तक के लिए फी मान अल्लाह। मैं आपका अपना दुल्ला मुगल आप सबके गोल को सपोर्ट करता हूँ।